खैरियत से होंगे, आप सब ठीक होंगे एंड यू ऑल आर एन्जॉयिंग योर सीएसएस प्रिपरेशन राइट एट द मोमेंट। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीवियसली हमने इस्लामियात को ख़त्म कर लिया था, जिसमें सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया था एंड सबको इस्लामियात ईज़ी लगा। वी ऑल एन्जॉयड इस्लामियात वेरी मच, जिनमें इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी हमारे पास थे, उर्दू वाले स्टूडेंट्स भी हमारे पास थे, ठीक है? एंड एवरीथिंग वेंट वेरी वेल, ठीक है? अब फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एसे क्लासेस, ठीक है? क्योंकि एसे इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? येट कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कहते हैं कि एसे इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट येट डिफिकल्ट एग्ज़ाम। मैं नहीं ये कहता। मैं कहता हूँ एसे इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एसे इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईज़ी येस मिसअंडरस्टूड एग्ज़ाम। ऐसे को हमेशा याद रखिएगा, ऐसे इज़ वेरी ईज़ी। ऐसे को अगर आप समझ जाते हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू इन सीएसएस। बट अगर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ठीक है? तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। एंड व्हाट आर द रीज़न्स? वो भी अभी हम जाकर देखेंगे। आज फर्स्ट क्लास में ही हम देख लेंगे, ताकि ये है कि नेक्स्ट आने वाले डेज़ में हम जब ऐसे की प्रैक्टिस करें, तो हम ये तमाम मिस्टेक्स को अवॉइड करें, ठीक है? So students, without any further ado, let us start our essay class, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखिए तो ऐसे याद रखिएगा, जो सीएसएस में आता है सबसे पहला पेपर आपका ऐसे का होता है, ठीक है? अब ऐसे टोटल जो होता है आपका 100 नंबर का ऐसे का पेपर होता है, ठीक है? अच्छा, अब आपको पास क्या होता है, आपको 10 ऐसे उसमें गिवन होते हैं, ठीक है? 10 एसेज आपके पास गिवन होते हैं और उन 10 में से जस्ट आपने एक टॉपिक पिक करके अटेम्प्ट करना है, ठीक है? दिस इज द रिव्यू ऑफ ऐसे पेपर कि आपका ऐसे का पेपर कैसे आता है, ठीक है? सो अब स्टूडेंट्स, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी ये चीजें कैसे करनी है, या तमाम कैसे है, या ऐसे क्या है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज एन ऐसे। सिंपल हमने रहकर एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज एन ऐसे। अच्छा, आप में से कोई स्टूडेंट मुझे वॉलंटरीली ज्वाइन कर सकता है, ताकि कोई रीड कर सकता है? लेट मी नो। मुझे जल्दी से बताएं अगर कोई भी पढ़ना चाहता है, तो ये जो डिफाइनिंग एन एसे है, इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। एन एसे इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग। जी, एनीबॉडी? महाजेब, सादिया, सुमैया, एनीबॉडी? सर मैं पढ़ दूं? पढ़ दें आप। रुताबा, पढ़ दें जी रुताबा। ओके सर। जी रुताबा, पढ़िएगा। Defining an essay. An essay हम्म। is a short piece of writing that presents an argument, analysis, ठीक or है। personal reflection on a specific topic. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए डेफिनेशन, अगर हम ऐसे की सिर्फ बात करें ना, व्हाट इज एन ऐसे, तो ऐसे इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग जो कि प्रेजेंट करता है आर्गुमेंट्स को और एनालिसिस को, ठीक है? यानी एक ऐसा ऐसे, याद रखिएगा, ऐसे इज नॉट अबाउट जस्ट सिंपली राइटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है? ऐसे ये नहीं होता कि सिर्फ आप इंफॉर्मेशन लिख दें, चीजें लिख दें एंड यू आर डन विद दिस, जी बस ठीक है जी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। नो, ऐसे इज अबाउट डिफाइनिंग समथिंग। ऐसे इज अबाउट प्रोवाइडिंग आर्गुमेंट्स इन द लाइट ऑफ समथिंग, ठीक है, और अगेंस्ट समथिंग, ठीक है? किसी चीज के हक में आर्गुमेंट्स देना या उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट्स देना। सो ऐसे इज अबाउट प्रेजेंटिंग योर थॉट्स। आपके किसके बारे में, रजा के क्या थॉट्स हैं, अनस के क्या थॉट्स हैं, रुताबा के, सुमैया के, या किसी भी स्टूडेंट के क्या थॉट्स हैं, क्या आपके टॉपिक के बारे में रिफ्लेक्शन है, दिस इज नॉन एज ऐसे, ठीक है? सो फर्स्ट थिंग हमने जो ऐसे के बारे में सीखी कि ऐसे, याद रखिएगा, आर्गुमेंट्स है और एनालिसिस होता है अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, और साथ ही साथ एंड में रुताबा ने पढ़ा जी, और पर्सनल रिफ्लेक्शन। याद रखिएगा, एक मैंने जगह पर ऐसे की डेफिनेशन पढ़ी, वो भी आपके साथ अभी मैं डोमेन पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ग्रुप में मैंने कर दिया है, कि ऐसे इज अ कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव, कि एक कॉमन मैन किसी चीज को कैसे देखता है, दिस इज नोन एज ऐसे। सो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे इज वेरी इजी। ऐसे आप किस तरह से चीजों को देखते हैं, दिस इज ऐसे, ठीक है? आप किस तरह से चीजों को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है? क्या आपके ऐसे में एनालिसिस पाया जा रहा है, क्या आपके ऐसे में आर्ग्यूमेंट्स पाए जा रहे हैं, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में पाए जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए तो ये 2023 का पेपर है, ठीक है? अब दिस, मैंने क्यों ये चूज किया पेपर, देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें तो 2023 का जो पेपर था, दैट वाज ट्रेंड ब्रेकर,
ठीक है, एक होता है ट्रेंड सेटर जो कि ट्रेंड को सेट कर देता है जी, जैसी चीजें आ रही हैं वैसी सारी चलती जाएंगी, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड एक ऐसा पेपर होता है जो कि ट्रेंड को ब्रेक कर देता है, पीछे से जो सारी रवायतें चली आ रही होती हैं उन सारी की सारी रवायतों को ब्रेक कर देता है। सो 2023 का जो आपका पेपर था, दैट ब्रोक ऑल द प्रीवियस ट्रेंड्स अबाउट एसे। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ था स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, मैंने आपसे अभी एक आपने डेफिनेशन याद कीजिए, एसे इज अ कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसे आई वांट एवरीबॉडी कि इसे थोड़ा-सा याद करें। मुआज़, मैंने आपसे ये डेफिनिशन सुननी है। एसे इज़ अ कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव, ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, एसे जब एक कॉमन मैन का पर्सपेक्टिव है कि वो एक चीज़ों को कैसे देखता है, ठीक है? तो उसमें बताइए, क्या आपको किसी भी और एक्स्ट्रा फैक्ट या डेटा की या किसी भी चीज़ की, कोई किताबी चीज़ों की ज़रूरत होगी? लेट मी नो अबाउट दिस प्लीज। यानी ऐसे अगर आपसे डिमांड किया जा रहा है जी, बॉयज विल बी बॉयज, यहां पर आप देखें तो यहां पर एक्चुअली पूछा जा रहा है कि सादिया एक टॉपिक को कैसे देखती हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्लीज स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें आपके जो क्रैम डेटा होता है ना, या किताबों से लिया होता है, ठीक है, या बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं कि अच्छा जी एसए की तैयारी करनी है, जेंडर की तैयारी करनी है, इस्लामियात की तैयारी करनी है, वो क्या करते हैं, वो किसी पट्टीसन की किताब को पकड़ लेते हैं, किसी डोगरसन की, किसी और एकेडमीज जो है वेल नोन उनकी किताबों को पकड़ते हैं और वहां से चीजों को, कुछ पैराग्राफ्स को इधर-उधर से इंट्रोडक्शंस को रट्टा मार लेते हैं एंड दे थिंक कि दे आर डन विद दिस। अच्छा, सीएसएस और स्पेसिफिकली एसए ऐसे नहीं चलता, ठीक है। ऐसे इज अ कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव कि आप चीजों को कैसे देख रहे हैं, या एक पर्टिकुलर टॉपिक के लाइट में आप अपना ओपिनियन या आप अपना एक्सप्रेशन क्या शो कर पा रहे हैं, दिस इज एसे, ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताइएगा, एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि कह रहा है जी मैंने असिस्टेंट कमिश्नर बनना है। अब वो उसे उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि कल को जब वो इतना एक सीएसपी ऑफिसर बनता है, तो कल को उसे कॉमन मैन के साथ, यानी जितने भी लोग हैं ढेलों पर खड़े हुए हैं, इंस्टीट्यूशनल लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, यानी हर तरह के बंदे के साथ, हर तरह के इंसान के साथ उसे कम्युनिकेशन आनी चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिकली गली मोहल्ले के लोगों के साथ, क्योंकि सीएसपी ऑफिसर्स ने गली मोहल्ले में ही सर्व करना होता है। अच्छा, अब इस सिनेरियो में स्टूडेंट्स देखिएगा, एक ऐसा बच्चा, ठीक है, जो कि सारा का सारा क्रैम डेटा लिख कर आ रहा है, बॉयज विल बी बॉयज पर वो सारा का सारा क्रैमिंग वाली चीजें लिख आता है। अब मुझे बताइएगा, क्या ये उसकी अपनी ऑब्जर्वेशंस रिफ्लेक्ट हो रही हैं या उसकी क्रैमिंग की एबिलिटी रिफ्लेक्ट हो रही है? टेल मी, मुझे बताइएगा प्लीज। ऑलराइट जी, क्रैमिंग की एबिलिटी रिफ्लेक्ट हो रही है, बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स ऐसे क्रैमिंग वाली एबिलिटी को या क्रैमिंग वाले स्टूडेंट्स को एग्जामिनर कभी भी पास नहीं करता, बिकॉज़ ऐसे इज नॉट जस्ट अबाउट सिंपली राइटिंग एन इन्फॉर्मेशन या राइटिंग अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। अगर इन्फॉर्मेशन ही लिख कर आनी होती ना, तो हर कोई बच्चा इसमें पास हो जाता, ठीक है? बट ऐसे कभी भी ऐसे चेक नहीं होता, ठीक है? ऐसे याद रखिएगा, हमेशा इस चीज़ को आप याद रखें स्टूडेंट्स, ऐसे में देखा जाता है कि आप किस तरह से लिख रहे हैं। अच्छा रज़ा, आर यू देयर? रज़ा, ये ज़रा पढ़िएगा, सबसे पहले जो आपका पेपर होता है, जो कि बच्चे यहाँ से इन चीज़ों को तो फ़ोकस करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को फ़ोकस नहीं करते। सो रज़ा, काइंडली ये पढ़िएगा हमारे लिए। जी रज़ा। Sure. Make an outline and write a हुँ, comprehensive essay, हुँ, 2,500 to 3,000 words, on any one हुँ, of the given topics. ठीक Make हो गया। sure you use different forms of discussion. For अब यहाँ पर example, देखिए, सबसे पहले एग्जामिनर ने क्या कहा है कि एक आउटलाइन बनाए, कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे लिखें, ठीक है जी। अच्छा, अब कॉम्प्रिहेंसिव का भी क्या मतलब होता है आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद क्या कहता है एग्जामिनर, कि एग्जामिनर कहता है कि मेक श्योर कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज यानी एक्सपोजिशन आपके ऐसे में होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्या होती है, वी विल डिस्कस दैट, ठीक है। अच्छा जी, आर्गुमेंटेशन होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, नरेशन होनी चाहिए। नरेशन से मुराद होता है स्टोरी टेलिंग, ठीक है। डिस्क्राइब किया होना चाहिए चीजों को, आर्ग्यूमेंट्स आपके होने चाहिए अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। एक्सपोजिशन की सारी चीजें एग्जामिनर डिमांड कर रहा है एक टॉपिक में, यानी एक जो आप ऐसे करेंगे उसमें ये तमाम चीजें, कुछ पैराग्राफ आपके एक्सपोजिशन हो, कुछ पैराग्राफ में आपने आर्गुमेंटेशंस दिए हो, कुछ पैराग्राफ्स में ऐसे लग रहा हो कि ज़रार पूरी कहानी सुना रहा है, कुछ में ऐसा लग रहा हो कि तैयबा डिस्क्राइब कर रही हैं चीजों को, ठीक है। सो व्हेन यू विल यूज ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज, जो कि वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल, then your essay is going to get good marks. Otherwise पास होने की उम्मीदें जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे लगा कर जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सारे पास नहीं हो पाते। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एग्जामिनर एंड में क्या कहता है जी, क्रेडिट्स विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन
रेलिवेंस एंड क्लैरिटी। एग्जामिनर कह रहा है कि अगर तो स्टूडेंट्स की आइडियाज की प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होगी, अगर तो स्टूडेंट्स प्रॉपर रेलिवेंट रहकर दिखेंगे, यानी फॉर एग्जांपल अगर पूछा गया जी ऑनलाइन एजुकेशन, तो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में ही बात करेंगे। गुलाम रसूल, प्लीज टाइप योर क्वेश्चन, ठीक है, आई विल एड्रेस दैट। अच्छा, अगर तो स्टूडेंट्स रेलिवेंट रहकर देखेंगे कि अगर ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसी टॉपिक से रेलिवेंट रहेंगे, then extra credits will be given। अगर आपके आइडियाज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज होंगे, then extra credits will be given, नंबर दिए जाएंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, अब आपने मुझे बताना है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो लिख रहा है जी सबसे पहले कि एक शख्स है जी, सबसे पहले सोसाइटी में सोशल कोहेजन आती है, ठीक है। सोशल कोहेजन के बाद क्या होता है जी, सोसाइटी के रिलेशंस अच्छे होते हैं। सोसाइटी के रिलेशंस अच्छे होने के बाद क्या होता है जी, आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, इंक्लूसिविटी आती है, और जी जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स है वो इलिमिनेट होते हैं। एक ये बंदा है। अब दूसरा वाला बंदा क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है नहीं जी, सबसे पहले इंसान का बिहेवियर चेंज होता है। इंसान का बिहेवियर चेंज होने के बाद फर्स्ट उसने आर्गुमेंट ऐड किया, सेकंड ऐड किया कि बिहेवियर चेंज होने के बाद आपके जितने भी सोशल या पेट्रियार्कल माइंडसेट है उसे काउंटर किया जाता है, यानी एक्सट्रीम पेट्रियार्कल माइंडसेट। थर्ड है जी आपका इंक्लूसिविटी आती है। फोर्थ है जी आपका सोशल कोहेजन। इंक्लूसिविटी से जब सबको अपॉर्चुनिटीज दी जा रही होंगी, सोशल कोहेजन आएगी। सोशल कोहेजन के बाद आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि आपका एक आर्गुमेंट आपके दूसरे आर्गुमेंट से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। एक स्टूडेंट वो कहता है जी बारिश होती है, बारिश के बाद फसलें तबाह हो जाती हैं, फसलें तबाह होने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जी ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर मेल्ट होने के बाद ग्लोबल वार्मिंग होती है, फिर जी आपके फ्लड आते हैं। एक ही स्टूडेंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टूडेंट है, वो कह रहा है नहीं जी, सबसे पहले क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग के बाद ग्लेशियर्स, सेकंड आर्गुमेंट ऐड कर रहा है जी, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होने के बाद फ्लड आता है, फ्लड आने के बाद आपके क्रॉप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है। अब आप मुझे बताइएगा कनेक्टिविटी किस में आपको नजर आ रही है, इधर द फर्स्ट वन और द सेकंड वन। टेल मी स्टूडेंट्स कि एक आइडियाज आपके ऑर्गेनाइज्ड किस में आपको लग रहे हैं, द फर्स्ट वन और द सेकंड वन, लेट मी नो। अच्छा जी, सेकंड वन में। किरण फर्स्ट वन में? नहीं नहीं किरण, फर्स्ट वन में नहीं है बेटा, सेकंड वन में है, दूसरे वाले में है किरण। सेकंड, फर्स्ट वन में तो आपके वो आइडियाज ही सारे स्कैटर्ड हैं, आगे पीछे आइडियाज हो रहे हैं ना। ये पहले जी बारिश हो गई, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से जो है ना स्टूडेंट्स, आपने चीजें नहीं करनी होती, आपकी रिक्वायर्ड होती है कि आपकी क्लैरिटी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके आइडियाज की होनी चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से हम चीजों को आप टैकल कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या होता है कि याद रखिएगा, हर साल जब आपको पता है ऐसे में बच्चे फेल होते हैं ना, तो एग्जामिनर से ना एक रिपोर्ट मांगी जाती है कि भाई साहब आपने बच्चों को फेल किया है, तो व्हाट इज द रीजन, आपने बच्चों को क्यों फेल किया है। तो स्टूडेंट्स, ये जो 2023 के अभी 2024 का आपको पता है रिजल्ट आना है, सो 2023 में जो बच्चे अपीयर हुए और एग्जामिनर ने जिन्हें फेल किया ना, तो उन्हें फेल करने के बाद उसने ना एक रिपोर्ट शाया की जिसे कहा जाता है एग्जामिनर रिपोर्ट। ये हर सब्जेक्ट की होती है कि क्यों बच्चों को फेल किया जा रहा है और एग्जामिनर ने एक्चुअली डिमांड वहां पर क्या किया था। तो चलें जी, बारी बारी आप में से कोई पॉइंट्स ये पढ़ेंगे एंड देन वी विल डिस्कस ईच पॉइंट। आप पढ़ेंगे, ठीक है, एक पर्सन एक पॉइंट पढ़ेगा एंड देन वी विल टेक अ ब्रेक। अब्दुल रहमान साहब, कैन यू रीड इट आउट फॉर अस, द फर्स्ट टॉपिक प्लीज, द फर्स्ट पॉइंट। चलें, एनीबॉडी, कोई आप में से पढ़ सकता है, इफ एनीबॉडी कैन रीड, दिलीप कुमार, फाइका, गुलाम रसूल, एनीबॉडी, किंजा। सर मैं पढ़ दूं? पढ़ दें, फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़िएगा। First point, a significant हम्म। majority of candidates presented a cramped write-up without realizing the legacy, twist and emphasis in the given topic. अच्छा, यहाँ पर देखें, जो सबसे पहला रीजन एग्जामिनर ने दिया ना, और सबसे बड़ा रीजन बच्चों को फेल करने का, वो ये था कि जितने भी आपके सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी थी, उन्होंने क्रैम्ड अप डेटा लिखा हुआ था, यानी वही रटा रटाया किताबें ले ली, ठीक है, किताबें ले ली और किताबों में जो रटा रटाया मटेरियल था वही सारा देख लिया। अब एग्जामिनर देखें स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि जो अगर मेरे साथ कोई चैट जीपीटी मेरे टेस्ट में लिखते हैं चैट जीपीटी से, तो आई इमीडिएटली गेट देम, मैंने फौरन पकड़ लेता हूँ कि किस बच्चे ने चैट जीपीटी। अब देखें, मेरा अगर पढ़ाने का एक्सपीरियंस 2-3 साल का है, 3-4 साल का करीबन है, तो मैं अगर पकड़ पा रहा हूँ, तो वो बंदे जो 20-20 साल से पेपर चेक करे, उनका एक्सपीरियंस कितना ज्यादा होगा। दे आर इमीडिएटली गोइंग टू कैप्चर दैट पर्सन कि ये रट्टेबाजी वाला मटेरियल है, ये क्रैम्ड अप है, इसने इस किताब से कैप्चर किया है। सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने क्या डेफिनेशन बोली थी ऐसे की, मुझे सुनाइएगा जरा जल्दी जल्दी।
मैंने क्या कहा था? Sir, S is ऐसे a common ठीक है, man's perspective about certain topic. ठीक है जी, जरा कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव, ओके, ठीक है जी। समन, ऐसे क्या होता है मुझे बताइएगा? An essay, ठीक है, ठीक है, आप में से कोई भी जो बताने लगा था बता दें। समन, an you can essay tell is me. a common man's perspective. वेरी गुड, कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव अबाउट अ सर्टेन टॉपिक, ठीक है। अब अनस साहब, इफ ऐसे इज अ कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव, देन क्या उसमें क्रैमिंग का कोई स्पेस होगा? ऑब्वियसली द आंसर इज नो, ठीक है। सो क्रैम्ड अप डेटा अगर आप लिखेंगे ना, यहाँ पर ऑलरेडी आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, यानी किसी भी स्टूडेंट का। तो क्रैम्ड अप डेटा नहीं आपने लिखना, ठीक है। आपने अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से चीजें लिखनी है। देयर इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन, उनका नाम है जी जोहम, यस। अच्छा, वो स्टूडेंट के साथ क्या हुआ कि 23 में शी अपीयर्ड एंड शी पास्ड ऑल द सब्जेक्ट्स, ऐसे भी पास हो गया, बिजनेस एड में ना वो 2-3 नंबरों से रह गई, ठीक है। आई हैव सीन हर डीएमसी एज वेल। अच्छा, अब उसने क्या किया, मेरे साथ वो डिस्कस कर रही, मैंने कहा बेटा क्यों फेल हुई हो? कहती सर जी ऐसे में मैं पास हो गई हूँ। मैंने कहा क्यों ऐसे में पास, कैसे हुई हो? कहती सर जी मैंने ना ऑनलाइन एजुकेशन वाला ऐसे किया है, और ऑनलाइन एजुकेशन वाला ना मैंने सारा का सारा अपनी एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से किया है कि किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन बेटर है। और मैंने पूछा बेटा कितने मार्क्स आए हैं? कहती सर जी 55 ऐसे में, जहां पर हमारे टॉपर्स के 40 मार्क्स आ रहे हैं, शी ऑब्टेन्ड 55 मार्क्स इन ऐसे। रीजन उसका क्या है? बिकॉज शी रोट एवरीथिंग, ठीक है, बाय हर ऑन ऑब्जर्वेशन। उसका पेपर पढ़ के ये लग रहा था कि जैसे जो हम सामने बैठ कर ना बता रही है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपके पेपर में आपकी पर्सनल एक जो आपकी कनेक्टिविटी रीडर के साथ होती है, या आपका जो एक पर्सनल आपकी एक पर्सनालिटी है, वो जाहिर होनी चाहिए। डोंट राइट अप एनी क्रैम्ड मटेरियल, ठीक है। जितना भी आपका, याद रखिएगा ऐसे में क्रैमिंग से ज्यादा ना स्ट्रक्चर पर फोकस रखिएगा, ग्रामर पर फोकस रखिएगा। इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। सीएसएस पूरा का पूरा सीएसएस आपके लिए इंफॉर्मेशन की गेम ही नहीं है। क्यों सादिया, आप बताएं, इंफॉर्मेशन की गेम है? CSS is not about information, CSS is about कि आप राइट ट्रैक पर हैं, और आपका अगर राइट ट्रैक है और आपका अगर स्ट्रक्चर ठीक है, तो ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू एस CSS। मेरी अभी कल 2-3 स्टूडेंट्स थी, तो उनका टेस्ट गलत हो गया, तो मैंने उन्हें स्ट्रक्चर एक सिर्फ बताया, एंड नाउ ठीक है दे आर राइटिंग एवरीथिंग। सो स्टूडेंट्स डोंट नीड टू गो फॉर एनी क्रैम्ड अप मटेरियल के पता नहीं सर जी हम कैसे इतना लिखेंगे, लिख लेंगे। जस्ट फोकस ऑन द स्ट्रक्चर एंड ऑल द डायनामिक्स। फिर साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपको याद रखिएगा, सर्टेन आपको वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे अपने सीएसएस के एसे में, जिन्हें कहा जाता है कनेक्टर्स। अब कनेक्टर्स सर्व वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस इन सीएसएस एज वेल एज योर ऑल द सब्जेक्ट्स। रीजन उसका ये है कि स्टूडेंट्स की जो आपके कनेक्टर्स होते हैं ना, जो कि आई विल प्रोवाइड यू, कनेक्टर्स टॉपिक का टोटल सारा का सारा सिनेरियो बदल देते हैं। ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स की यहाँ पर बात की है ना, अब आप कहते होंगे सर जी ट्विस्ट एंड टर्न्स लेने के लिए तो हमें तो पूरा फिलोसोफर बनना पड़ेगा। नो, यू जस्ट नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कनेक्टर्स। कनेक्टर्स को 5-6 आपने रट्टे मार लेने हैं एक एक टॉपिक के, आपको सारे ट्विस्ट एंड टर्न समझ आ जाएंगे कि यहाँ पर बात क्या की जा रही है। सो कनेक्टर्स को हम उसमें देखेंगे कि कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, सेकंड वाला, आयशा सेकंड वाला पढ़िएगा। वेयर इज आयशा? आयशा जो JEST है जी। आयशा प्लीज रीड द सेकंड वन फॉर अस कि क्यों एग्जामिनर ने फेल किया, सेकंड रीजन उनका क्या था जी। जी सर। सर एम आई ऑडिबल? या यूर ऑडिबल। जी सर, लिखा हुआ a large number of candidates failed to reach 1200 to 1300 words, reflecting shallow, limited and scanty range of knowledge and understanding. ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो दूसरी बात की गई ना एग्जामिनर की तरफ से, वो ये थी कि जो आपके मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स थे, वो एक रिक्वायर्ड जो अमाउंट या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं कि आपने 2500 से 3000 तक वर्ड्स लिखने। अच्छा, अब यहाँ पर रजा आबदी साहब कहते हैं, जिनके हाथ से करीबन आज की 60% ब्यूरोक्रेसी निकली है, कि आप 2000 वर्ड्स तक जा सकते हैं, एंड बात बिल्कुल ठीक है, 2000 अल्फाज तक जाते जाते बंदे की बात हो जाती है। एग्जामिनर्स को भी पता है कि बच्चा 2500 से 3000 वर्ड्स नहीं लिखने वाला, आपके पास टाइम ही नहीं होता। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, यानी द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रोट सीएसएस ऐसे कंप्लीट फुल लेंथ ऐसे मैंने लिखा था, मेरा 3000 वर्ड्स का था। क्यों? बिकॉज मैं अपने घर बैठ के लिख रहा था, आई वाज सिटिंग इन माय रूम। ऑन द अदर हैंड जब एग्जाम में गए, तो एग्जाम में याद रखिएगा सारे के सारे डायनामिक्स बदल जाते हैं। आपका एक वर्ड लिखने से पहले हाथ कांप रहा होता है। अब जो अपीयर हुए हैं, जिनकी सेकंड अटेम्प्ट है, उन्हें पता है, जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है उन्हें कोई इसका आइडिया नहीं है। बट ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर राइटिंग सीएसएस ऐसे पर्टिकुलरली, हाथ कांप रहे होते हैं आपके।
ठीक है, और एक चीज लिखने से पहले आप वाकई 10 दफा सोचते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इस सिनेरियो में क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे, 2000 से 2100 वर्ड्स तक आप पहुंचते हैं, दैट्स इट। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो मेजॉरिटी में फेल हुए थे कि जो कि 1200 से 1300 अल्फाज तक पहुंचे थे, यानी एक रिक्वायर्ड थ्रेशहोल्ड जो था आपके वर्ड्स का, यानी रिक्वायर्ड लिमिट थी आपके अल्फाज की, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। रीजन उसका क्या था कि उनके पास नॉलेज नहीं थी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, एक पर्टिकुलर, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन भी करनी है, यानी डिस्क्राइब भी करना है चीजों को। ठीक है, आपने आर्गुमेंट्स भी देने हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा, आगे जाकर हमें क्रिटिकल टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, यानी एक ऐसे का टॉपिक होता है क्रिटिकल एसे, ठीक है, और साथ ही आपने ऐसे में क्रिटिकल एनालिसिस भी करना होता है, वो भी आगे आने वाले हम अपने टॉपिक्स में देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब याद रखिएगा, आपने जब भी किसी चीज को डिस्क्राइब करना है या जब भी आपने आर्गुमेंट किसी चीज के हक में या उसके अगेंस्ट प्रोवाइड करने हैं, तो याद रखिएगा यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक टॉपिक। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं, हैज डेमोक्रेसी फेल्ड इन पाकिस्तान, अब जब तक आपको डेमोक्रेसी के बारे में ही नहीं पता, आप उसके हक में या उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट्स नहीं दे सकते। अगर आपके पास सरफेस लेवल नॉलेज है तो आप सरफेस लेवल नॉलेज देंगे, और वो सरफेस लेवल ऑफ नॉलेज की वजह से एग्जामिनर कहता है कि बच्चे 1200-1300 अल्फाज लिख लेते हैं, यानी 12-13 पेजेस लिख ले, दे वर डन। एंड दैट इज आल्सो अनदर रीजन ऑफ फेलियर, कि आपको रिक्वायर्ड, आपको जो अपने नंबर हैं, जो आपके वर्ड्स हैं, थ्रेशहोल्ड है, जो आपकी एक वर्ड लिमिट है, वो आपको पूरी करनी है। यहां तक सबको समझ आ रही है स्टूडेंट्स? कोई एम्बिग्विटी वगैरह तो नहीं है यहां तक आपकी? अच्छा, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देखें तो जोया नेक्स्ट वाला पढ़िएगा प्लीज, थर्ड पॉइंट पढ़िएगा। Candidates reproduce their early pattern of mechanical learning field with ready-made material. चलें जी, मैं यही मुआज आपके साथ यही अभी बात कर रहा था। जैसे बच्चे, पता है, जब अभी आपके साथ भी मैंने यही बात की है कि बच्चे ना रेडीमेड मटेरियल की तरफ जाते हैं, जिसे आप प्लेजरिज्म भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, वही जो आपके, देखें, अब आप अगर अपीयर हो रहे हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, सारे 12 के 12 सब्जेक्ट्स में आपने देखना है। चले ऐसे प्रेसी तो छोड़ दें, प्रेसी छोड़ दें, 11 देख लें। आपने 11 के 11 सब्जेक्ट्स में, पता है क्या होता है? अब मुझे एक बात बताइएगा, आपने अगर अपीयर होना है, लेट्स से यू आर स्टार्टिंग पॉलिटिकल साइंस। अब रजा, पॉलिटिकल साइंस जब आपने स्टार्ट करना है तो आप वर्ल्ड टाइम्स अगर जा रहे हो, तो वर्ल्ड टाइम्स के नोट्स या बुक्स या किसी और एकेडमी के नोट्स या बुक्स, तो क्या लगता है वो सिर्फ आपके पास ही अवेलेबल है, दूसरों के पास अवेलेबल नहीं है? मुझे बताइएगा जरा, थोड़ा सा हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग याद रखिए, हमने सिर्फ अपने ह्यूमनिस्टिक इंस्टिंक्ट्स में रहना है, इससे आगे हमने नहीं जाना। ठीक है, हमने सिर्फ उससे ये बात जाहिर करना है कि हम इंसान हैं। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, क्या आप ही वर्ल्ड टाइम्स में अकेले जा रहे हैं, या आप ही वर्ल्ड टाइम्स से तैयारी कर रहे हैं, या आप ही कोई और डिफरेंट एकेडमी से तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। और भी बच्चे हैं। अब इसी सिनेरियो में बच्चे क्या करते हैं, किताबें खरीद लेते हैं, इस्लामियात की हो गई, ये दिस इक्वली अप्लाइज टू ऑल योर सब्जेक्ट्स। ठीक है, आपके डिफरेंट जो आपके ऑथर्स हैं या बुक्स अवेलेबल हैं, सब उनकी बुक्स कंसल्ट कर लेते हैं। पर्सनली आई नो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय सीएसएस, तो मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने भी एक वो नीली कलर की किताब ले ली थी, अब पता नहीं वो वर्ल्ड टाइम्स की थी किसकी थी। अब मैंने वो किताब तो ले ली, अब मैंने जब उसमें मटेरियल देखा तो वो सारा का सारा कॉपी था, और आधे आर्ग्यूमेंट्स भी गलत थे, इवन गलत आर्ग्यूमेंट्स थे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, बच्चे क्या करते हैं, वही चीजों को कॉपी करते हैं, और कोई ऑनलाइन एजुकेशन का आ गया, कोई डेमोक्रेसी का आ गया, कोई जेंडर एम्पावरमेंट का आ गया, कोई एआई का आ गया, आजकल एआई भी बड़ी इन हो रही है, कोई ब्रिक्स का आ गया। तो क्या करते हैं, वही सारे के सारे जो उन्होंने किताब में एक पढ़े होते हैं, जो एक इजीली अवेलेबल बुक होती है, उसे कहते हैं जी हम प्यार से, ब्यूरोक्रेसी में उसे कहा जाता है मशरूम बुक्स। ठीक है, मशरूम बुक्स, यानी बड़ी कॉमन सी छोटी सी और लो लेवल की वो बुक्स होती हैं। अच्छा, अब ये जो मशरूम बुक्स है ना, ये आपको पास नहीं करवाने वाली, कभी भी नहीं करवाने वाली। अगर आपको लगता है किसी को भी कि आप ये सारी कॉमन किताबें लेकर कोई डोगरसन, पट्टीसन की, नोआ की, वर्ल्ड टाइम्स की, रीड राइट की, या किसी भी कॉमन बुक से पास कर सकते हैं सीएसएस, तो देन यू नीड टू वेक अप राइट नाउ, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ ड्रीम। ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 3, 4, हद 6 आ जाएंगे, दैट्स इट, इससे ज्यादा नंबर नहीं आने वाले। और आप अगर पास भी इससे चले, तुक्के से हो जाते हैं, एलोकेशन भूल जाएं, एलोकेशन नहीं होने वाली इससे। सो स्टूडेंट्स, आपको अपना मटेरियल खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा। दैट्स द थिंग दैट एग्जामिनर वांट्स टू से, एंड दैट्स द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू। ठीक है, फोर्थ वन, सुमैया फोर्थ वन हेडिंग पढ़िएगा प्लीज। व्हाट वाज द फोर्थ पॉइंट जिसकी वजह से एग्जामिनर ने फेल किया बच्चों को?
Stock of similar material quotes and example reflect consulting easily available sources lacking अच्छा original. रुके। वही बात होगी जो मैं फिर आपको पूरे कोई 20-25 मिनट से बता रहा हूँ कि सिमिलर कोटेशन, सिमिलर एग्जांपल, सिमिलर चीजें, इससे मुराद ये है कि बच्चे मेहनत ही नहीं कर रहे। बच्चे वो इजीली अवेलेबल मटेरियल को उठाते हैं एंड याद रखिए पाकिस्तान का यही सिनेरियो बन गया। पाकिस्तान में सारे जो एस्पायरेंट्स हैं ना सोल हो गए हैं। बस जो भी उन्हें मिलता है, जो भी उन्हें अच्छा लगता है, या जो भी इजीली अवेलेबल मटेरियल होता है उसे पकड़ते हैं और उधर से चीजों को कर लेते हैं। बट आई डोंट फोकस ऑन दिस टाइप ऑफ स्टफ एंड मेरे स्टूडेंट्स को भी पता है मैं उन्हें भी ऐसे प्रमोट नहीं करता। ठीक है, सो हमने कॉमन अवेलेबल मटेरियल या सिमिलर मटेरियल या कोट्स नहीं करने, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें जो है वो दूसरा भी लिख रहा है, और जब दूसरा भी लिख रहा है तो इसका मतलब है कि हमने एक ही सोर्स से कंसल्ट किया है। अब हमने जब एक ही सोर्स से कंसल्ट किया तो स्टूडेंट्स याद रखिए, यहां से फिर ये नहीं पता चलेगा कि सुमैया कैसे लिखकर आ रही है, या रजा कैसे लिख रहा है, या मुआज कैसे लिख रहा है। यहां से पता चलेगा कि वो ऑथर ने कैसे लिखा हुआ है और मुआज ने कैसे कॉपी पेस्ट करके छापा मार दिया, और छापे वाले को वो उड़ा देता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक और ऐड करता है जी एग्जामिनर, मैं लिखना भूल गया हूँ, ग्रामर इश्यूज। बच्चों के ग्रामर इश्यूज बहुत ज्यादा थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इश्यूज थे। ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में बड़े मसले हो रहे थे। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से एग्जामिनर बच्चों को फेल करता है। ठीक है, सो ये सारे के सारे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसका मतलब है कि ये इनमें से कोई भी पॉइंट हमने रिपीट नहीं करना अपने ऐसे में। जी सुमैया आगे पढ़िएगा, इजीली अवेलेबल सोर्सेज के बाद पढ़िएगा। Lacking original thinking, critical evaluation, and discursive strength of discussion. लैकिंग ओरिजिनल थिंकिंग यानी आपकी थिंकिंग। फिर मैं उसी एग्जाम्पल पर आता हूं, डेफिनेशन पर आता हूं। जरार, क्या डेफिनेशन मैंने ऐसे की बताई थी? जल्दी जल्दी बताइए जरा। वेयर इज जरार? कॉमन मैन्स अप्रोच सर। कॉमन मैन्स अप्रोच, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। माजेब, मैंने ऐसे की क्या डेफिनेशन बताई थी? जल्दी जल्दी जरा मुझे बताइएगा। जी माजेब, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ ऐसे दैट आई टोल्ड यू? Okay, I don't know if she is available or not, but the definition was as Zarar repeated, common man's perspective. अब common man's perspective से मुराद है कि आपकी thinking reflect होनी चाहिए खालदा। आपकी जब तक thinking नहीं ना reflect होगी, you are going to do nothing. ठीक है, सो आपकी अपनी थिंकिंग रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। योर थिंकिंग मस्ट गेट रिफ्लेक्टेड। आपकी क्रिटिकल एवेल्युएशन, कि आप एक टॉपिक को क्रिटिकली किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं। क्या थीसिस एंटी थीसिस वाले आप सिनेरियोस कर रहे हैं? अब ये हर ऐसे में नहीं देनी होती। ठीक है, थीसिस एंटी थीसिस भी करें। ठीक है, ये भी हम चीजों को ऐड करेंगे कि कॉमा का क्या मतलब है, एक कॉलन का क्या मतलब है, कि सारी चीजों को आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स जो कि जिनकी वजह से एग्जामिनर ने एक्सक्लूड किया बच्चों को और उन्हें पास नहीं होने दिया। आगे चलते हैं जी, एग्जामिनर ही बताते हैं कि व्हाट वर द एसेंशियल्स ऑफ गुड एसे, कि एक आपका जो एसे है जिसे एग्जामिनर अच्छा समझता है उसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं। लेट अस स्टार्ट विद रजा। रजा पढ़िएगा जरा इसे। जी रजा। Essentials of a good essay. Good language, originally of flawless language and literally expression. अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले एग्जामिनर कहता है कि आपकी लैंग्वेज गुड होनी चाहिए और ओरिजिनलिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। फ्लॉलेस लैंग्वेज, अच्छा अब फ्लॉलेस लैंग्वेज का मतलब या गुड लैंग्वेज का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपने बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज। याद रखिए, गुड लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता कि आपकी लैंग्वेज डिफिकल्ट होनी चाहिए, बल्कि गुड लैंग्वेज का मतलब होता है कि आपकी लैंग्वेज ईजी होनी चाहिए। यानी आपने ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करना है जैसे आप मैट्रिक फेल को समझा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ढेले पर बिल्कुल एक बंदा खड़ा है जो खरबूजे वगैरह बेच रहा है या केले शेले बेच रहा है, आपको उसे समझाना पड़ जाए। ठीक है, मुझे बताइएगा, चले नए एस्पायरेंट से थोड़ा सा पूछते हैं। अब्दुल रहीम रहमान, आप मुझे बताइएगा कि कल को आप एएसपी बन गए हैं, ठीक है, और आपको एक्सप्लेन करना पड़ गया जी एक केले बेचते हुए बंदे को जो फ्रूट बेच रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, तो क्या आप उसे बड़ी कोई आसमानी जुबान बताएंगे, फ्लैबरगैस्टेड, मिस्कियोनिस्ट और पता नहीं क्या क्या, क्या आप उसे आसान अल्फाज में चीज को एक्सप्लेन करेंगे? टेल मी। जी अब्दुल रहीम रहमान, मुझे बताइएगा, क्या इजी लैंग्वेज होगी या मुश्किल होगी हमारी लैंग्वेज? असद आप भी बताएं। अली अब्बास, यू ऑल्सो। मुझे बॉयज, जरा बॉयज की मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए। गुलाम रसूल, सारे मुझे जरा बताएं, क्या आपकी अप्रोच होगी? क्या आप बड़े मुश्किल करके उसे बताएंगे, उसके सामने बनेंगे, या उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसे आसान अल्फाज में बताएंगे? जल्दी जल्दी मुझे बताएं। इजी लैंग्वेज होनी चाहिए। असद, क्या लैंग्वेज होगी, इजी या डिफिकल्ट? वेयर इज असद? जोया कह रही है जी इजी लैंग्वेज होनी चाहिए। अली अब्बास कह रहे हैं इजी लैंग्वेज। बिल्कुल, जब आपने स्टूडेंट्स किसी एक लेमैन को समझाना ही है चीजें, तो आपने आसान अल्फाज यूज करने हैं।
ठीक है, कंप्रिहेंसिव के साथ साथ आपकी बिल्कुल इजी लेमैन अप्रोच, बिल्कुल बिल्कुल। सो याद रखें, आपने कोशिश करनी है कि ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। कोई फैंसी वर्ड्स नहीं यूज करने, फैंसी वर्ड्स अपने करंट अफेयर्स या इधर उधर के लिए रख लें, बट यहां पर ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, जितना सिंपल हो सकता है आप उसे करें, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पढ़िएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, यहाँ पर गुड लैंग्वेज होनी चाहिए, फ्लॉलेस लैंग्वेज, यानी कोई ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह ना हो, आपके लिटरेरी एक्सप्रेशंस होने चाहिए। अब लिटरेरी एक्सप्रेशंस हमें इसे डील करेंगे, प्रॉपर आपका एक टॉपिक है जी लिटरेरी एसेस का, उस पर हम डील करेंगे कि ये कैसे अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट जी असद साहब, नेक्स्ट वन पढ़िएगा। नेक्स्ट एसेंशियल क्या होनी चाहिए आपकी गुड एसे की? ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स एंड इजी लैंग्वेज। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये। ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट, कि जब असद मेरे सामने बैठा है, असद से अगर मैंने पूछ लिया है कि असद इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, तो मुझे लगे कि असद मेरे सामने बैठ के मुझे पढ़ा रहा है या मुझे बता रहा है। असद के थॉट्स में मुझे असद के पेपर में, याद रखिएगा मेरे सामने असद नहीं होगा जब मैं पेपर चेक करूंगा, यानी एग्जामिनर जो है। सो असद का पेपर ही इस तरीके से रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि लगे कि असद सामने बैठ के बता रहा है। सो ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स होने चाहिए, आपके अपने थॉट्स होने चाहिए कि पता चले कि किसी इंसान ने लिखा है, ठीक है। वो क्रैमिंग वाली चीज ना हो, किताबी कीड़ा नहीं लगना हमने, ठीक है। ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स होने चाहिए, इजी लैंग्वेज होना चाहिए। नेक्स्ट सादिया पढ़िएगा जरा, वेर इज सादिया? जी सादिया पढ़िएगा जरा, थर्ड पॉइंट क्या है जी? A choice of appropriate vocabulary, accuracy of language, well versed in English language. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो थर्ड एसेंशियल जो एग्जामिनर देता है अपनी रिपोर्ट में, वो ये देता है, कहता है कि देखिए जी, सबसे पहले तो आपका क्या होना चाहिए, गुड लैंग्वेज, आसान अल्फाज होने चाहिए, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आपके अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी होनी चाहिए, यानी आपके अल्फाज जो है ना आपने सही इस्तेमाल करने हैं। बच्चे पता नहीं कैसे कैसे वर्ड्स इस्तेमाल कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल, मैं आपको अक्सर ये एग्जांपल देता होता हूँ, बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, बट स्टिल इट इज वैलिड। अगर आप कहते हैं जी सर जी ये सारे नोट्स आपके बड़े अच्छे हैं जी, ये नोट्स तो जरा हमें शेयर कर दें। एक बच्चा कह रहा है सर जी ये नोट्स हमें डोनेट कर दें, दूसरा बच्चा कह रहा है सर जी ये नोट्स हमें शेयर कर दें। तो लेट मी नो, चॉइस ऑफ वर्ड्स किसकी बेहतर है, सेंस किसकी है, डोनेट वाले की या शेयर वाले की? जी मुआज टेल मी, किसकी है अच्छी चॉइस, किसकी होगी? सर शेयर वाले की। बिल्कुल शेयर वाले की। सो यहाँ पर देखिए आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत इंपैक्ट क्रिएट करती है, ठीक है। सो आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स रजा अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। सो ये आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़िएगा जी, जरार पढ़े जरा आगे, फोर्थ पॉइंट पढ़िएगा। जी जरा मैं पढ़ लेता हूँ सर। आप पढ़ दें, आप पढ़ दें। Choice of appropriate. Fourth, organization of ideas, coherence, cohesion, clarity, candidness, comprehensive, etc. अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एग्जामिनर भाई साहब क्या बात करते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज ठीक होने चाहिए, जैसा कि मैं आपको पहले वो ग्लोबल वार्मिंग वाली एग्जांपल दी है कि आपके आइडियाज एक दूसरे के साथ कोहेरेंट होने चाहिए, ठीक है। कि पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के बाद क्या हो रहा है कि आपके मामलात जो है और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, टेम्परेचर राइज हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, उसके बाद बारिशें हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं। आपके प्रॉपर आइडियाज जो है ना, एक आइडिया आपके दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। सो ये आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है जी कोहेरेंस हो, सारे आइडियाज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ये नहीं होंगे आपने ये आइडिया रुताबा दरमियान से लाकर कहीं पे डाल दिया, ठीक है। सो ये आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। फिर कंप्रीहेंसिवनेस से क्या मुराद है? कंप्रीहेंसिवनेस से मुराद है कि स्टूडेंट्स आपने, कंप्रीहेंसिव कहते हैं कंप्लीट को। अच्छा, कंप्रीहेंसिवनेस से मुराद है कि आपने एक टॉपिक को डिफरेंट डोमेन्स में, ठीक है, हाईलाइट करना है। आपने एक ही टॉपिक को ऐसे ब्लाइंडली नहीं देख देना, ठीक है। या अगर आपके पास आया जी एजुकेशन, ठीक है, या ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट ओनली मोर कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम्स, तो आपने सिंपल नहीं ये बता देना जी ऑनलाइन एजुकेशन कन्वीनियंट है। इसे एनालाइज करें डिफरेंट लेवल्स पर। इकोनॉमिक डोमेन में देखिए कि ऑनलाइन एजुकेशन ज्यादा अच्छी है या आपकी जो है ट्रेडिशनल एजुकेशन है, ठीक है। इकोनॉमिक डोमेन में देखिए, सोसाइटल डोमेन्स में देखिए, डिफरेंट डोमेन्स में जंप करें, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, फॉर एग्जांपल 2024 में एक बड़ा इजी ऐसे आया, पाथवे टुवर्ड्स पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ब्लाइंडली लिख देते हैं, अच्छा जी पाथवे है, चलो जी ये थॉट इधर से उठाओ, वो थॉट इधर से उठाओ, ये इधर से उठा लें, ठीक है, ये इधर से आ गया, ये इधर से आ गया, ये इधर से आ गया, ये इधर से आ गया। अब उसकी वजह से बन जाती है खिचड़ी।
सो दिस इज नॉट समथिंग दैट एग्जामिनर्स लाइक। अब आप किन्जा, आपने मुझे बताना है किन्जा, आप एग्जामिनर हैं और एक बच्चे ने ऐसी खिचड़ी बनाई हुई है पाथवे टुवर्ड्स पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी के, पाकिस्तान में खुशहाली कैसे आ सकती है। अब एक रुताबा जैसी एस्पायरेंट है जिसने बड़ा डिवाइडेड लिखा है जी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, पॉलिटिकल प्रोस्पेरिटी, सोशल प्रोस्पेरिटी, उसके बाद डिफरेंट लेवल्स पर एनालाइज किया हुआ है चीजों को और बताया हुआ है, ठीक है। अब ऑन दी अदर हैंड कोई मेरे जैसा बच्चा जिसने ऐसे ही बस लिख दी है, आप किसे प्रेफर करेंगे, इधर द फर्स्ट वन और सेकंड वन? टेल मी, आप किसे प्रेफर करेंगे? ऐसा लिखना है the second बिल्कुल, one जिसमें ज्यादा जिसने clarity है। मल्टी डोमेन्स में मल्टी डायमेंशनल वे में मुआज एनालाइज किया, ठीक है। क्यों रुताबा, ऐसा ही है, ऐसा ही करेंगे जी? तैयबा आप क्या Exactly, कहती हैं, sir. ऐसे ही आप करेंगे या आप इस वाले को जरा ज्यादा फेवर देंगे? तैयबा टेल मी। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप हमेशा फर्स्ट वाले करेंगे, क्यों? क्योंकि इसने मल्टी डायमेंशनल वे में एक ही टॉपिक है, पाथवे टुवर्ड्स पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी, उसे मल्टी डायमेंशनल वे में देख लिया, इकोनॉमिक में देख लिया, सोशल में देख लिया, पॉलिटिकल में देख लिया, डिफरेंट लीगल में देख लिया, डिफरेंट लेवल्स पर देख लिया, ठीक है। सो इसे कहते हैं जी कंप्रीहेंसिवनेस आपकी होनी चाहिए। फिर लास्ट है जी, ग्रामर आपकी करेक्ट होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम ऑफ द एसेंशियल्स जो कि आपके एसे के हम आगे आने वाले लेक्चर में फोकस करेंगे, ठीक है। चीजों को देखेंगे बड़े डिटेल में, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज एज वेल, ठीक है। तो ये तमाम जो डिफरेंट टाइप ऑफ एसेज हैं, हम इन पर भी फोकस करेंगे और इन पर भी डिटेल में जाकर चीजों को वी विल एनालाइज ऑल ऑफ देम एज वेल। सबसे पहले आपके साथ जो है मैं लेक्चर प्लान शेयर कर देता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से हम तमाम ये जो हमारा सेशन होगा इसे लेकर चलेंगे, ठीक है। दिस इज द लेक्चर प्लान दैट आई एम शेयरिंग विद यू, जिसमें लेक्चर 1 में आप ओरिएंटेशन, ठीक है, आज जो होगी, और साथ हम ऐसे टाइप्स को डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस, ठीक है। उसके बाद लेक्चर 2 में हम आउटलाइन को डिस्कस करेंगे और क्लास में प्रैक्टिस करेंगे लाइव आउटलाइंस की कैसे बनानी है। लेक्चर 3 में भी हम आउटलाइन पर ही फोकस करेंगे और आपको फर्स्ट असाइनमेंट दी जाएगी। लेक्चर 4 में क्लास की प्रेजेंटेशन होगी ऑन डिफरेंट टॉपिक्स आप देंगे। लेक्चर 5 में हम इंट्रोडक्शन को बात करेंगे और लाइव प्रैक्टिस करेंगे इंट्रोडक्शन की भी और आउटलाइन की भी, क्लास असाइनमेंट आपकी होगी। देन लेक्चर 6 में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन बॉडी पैराग्राफ्स, और वही एक्सपोजिशन आर्गुमेंटेशन कैसे हमने करनी है। लाइव बॉडी पैराग्राफ्स में मैं लिखूंगा आपके साथ, हम सब लिखेंगे, इंफॉर्मेशन को कैसे ऐड करना है, कोहेरेंस, कनेक्टिविटी और रेलेवेंस जो हमने बात की ये कैसे ऐड करना है। फिर 7th लेक्चर में, 7th और 8th लेक्चर में हम ग्रामर के रूल्स भी देख लेंगे, ठीक है, बिकॉज ग्रामर इज इंपॉर्टेंट एज वेल। फिर हम लेक्चर 8 में क्या करेंगे, लाइव एसेस बैठ के लिखेंगे, एक रैंडमली क्लास में टॉपिक पिक करेंगे, फिर उस पे हम टॉपिक्स लिखेंगे, ठीक है, आउटलाइंस बनाएंगे और मिनी एसेस लिखेंगे। लेक्चर 9 में हम एजुकेशन की थीम को डिफरेंट डोमेन्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसे एजुकेशन डेमोक्रेसी, एजुकेशन ऑनलाइन, एआई एजुकेशन, तमाम ये चीजों को डिस्कस करेंगे। लेक्चर 10th में एआई पर डिस्कस करेंगे। लेक्चर 11th पर जेंडर और उसके रिलेटेड थीम्स पर डिस्कस करेंगे। लेक्चर 12th पर गवर्नेंस और उसके रिलेटेड थीम्स पर डिस्कस करेंगे। एंड देन you are going to have mocks of your essay as well. So this is the entire overview of what we are going to do in the upcoming session of CSS essay. जी, अब आप में से कुछ एस्पायरेंट्स क्वेश्चंस लेना करना चाह रहे थे। गुलाम रसूल जी, गुलाम रसूल फरमाएं, क्या आपका क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर पहले तो पैराग्राफ पे थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, या यहाँ पर आपके सेशन में पैराग्राफ के स्ट्रक्चर पे काम नहीं होगा? पैराग्राफ आप इन द मिडल करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले देखें पैराग्राफ लिखना इज वेरी इजी, आपको एक लेक्चर में ये चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एस्से में आउटलाइन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक टॉपिक को ब्रेक डाउन आपने कैसे करना है, टॉपिक के हेडर्स कौन से होंगे, टॉपिक का स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए, ये आपने इसमें पहले इसे ब्रेक डाउन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। इन चीजों को आपने पहले देखना है। उसके बाद आपको आउटलाइन पता होनी चाहिए कि आउटलाइन एक थोड़ी सी बनानी कैसे, थोड़ा बहुत आइडिया हो। उसके बाद आपके वही जो आउटलाइन में आपने पॉइंट्स लिखे होते हैं ना, आपने उन्हीं पॉइंट्स को पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। सो पहले पॉइंट्स आएंगे तो आप पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकेंगे ना। सो पैराग्राफ सेकेंडरी टर्शियरी इंपॉर्टेंस रखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे में जो आपका पास और जज का एक क्राइटेरिया होता है ना, दैट इज योर आउटलाइन। यानी आउटलाइन का जब स्टार्ट होता है ना और आउटलाइन का जब एंड होता है, एग्जामिनर इस माइंड में फैसला कर चुका होता है कि उसने इस बच्चे को पास करना है या फेल करना है। सो योर आउटलाइन नीड्स टू बी कम्प्रिहेंसिव एंड बेस्ट। सो उस पर हमें फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। आई नो सर, बस मैं पूछना ये चाहता था कि हमारा जो ऐसे है वो कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स है,
अगर पैराग्राफ राइटिंग ठीक नहीं होगी उसकी तो फिर ऐसे फ्लॉलेस कैसे जाएगा? मेरे भाई मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, 3rd 4th लेक्चर में हमने उसके बाद पैराग्राफ पर ही बात करनी है, ठीक है? पैराग्राफ की ये कितनी सर एवोल्यूशंस हैं? क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे 1-2 CSPs को ज्वाइन किया था, उन्होंने कहा कहा तो बहुत था, लेकिन एवोल्यूशन कम हो रही है सर। हम वैल्यूएशन एस्पिरेंट्स कम को हो जो रही है। नीड है वो हाँ, हाँ। ज्यादा से ज्यादा एवोल्यूशंस की है इस वक्त। हाँ, हाँ, ठीक हो गया, बिल्कुल बात सही है। अच्छा, आप आई गेस मेरे फर्स्ट टाइम आप आए हो ना मेरी क्लास में। ये सब इनमें से जो मेजॉरिटी में है ना मेरे स्टूडेंट्स ही बैठे हुए हैं। ज़ोया, सुमैया, तैयबा, कैन यू टेल मी अभी तक आपके कितने टेस्ट इवैल्यूएट हो चुके हैं? मोर देन 200, 300 इतने टेस्ट वगैरह इवैल्यूएट हो चुके हैं आपके? टेल मी, यानी इतने टेस्ट मैंने आपको दे दिए हैं और इतने इवैल्यूएट हो चुके हैं? ठीक है, अनलिमिटेड। अच्छा जी, जी, ज़ोया कह रही है अनलिमिटेड। ठीक है, ये आपके सामने है। आई एम नॉट ये नहीं है कि आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है, ये आपको देख सकते हैं। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? एंड दे आर गोइंग टू गेट एलोकेटेड दिस ईयर एज़ वेल, जिसमें रज़ा है, माज़ेब है, सुमैया, ज़ोया, तैयबा, ये सब स्टूडेंट्स हैं, सईद, सादिया नो एज़ वेल। तो यू हैव एवरी सिंगल देख लें, जितने टेस्ट देते हैं सारे इवैल्यूएट हो जाते हैं। ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो यू कैन सी आपके सामने लाइव ही सबके रिस्पॉन्स आते जा रहे हैं। आई एम नॉट मैनिपुलेटिंग एनीबॉडी। सो दिस इज़ द थिंग। सो आई नो सर, आगे बस अच्छा, ये एवोल्यूशन कितने टास्क ऐसे होते हैं, पैराग्राफ या मिक्स होते हैं, ग्रामर, आउटलाइंस, ये वो? गुलाम रसूल, देखो आपका जो एसे है ना, आपका ये इंग्लिश का पेपर है, समझो जी बात जी। को, ठीक है? अब आपका जो इंग्लिश का पेपर है ना, उसमें आपकी ग्रामर चेक होगी ही होगी। ग्रामर के बगैर अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन कम है ना और आपकी ग्रामर अच्छी है, आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, बटन रसल है कोई, और उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी ग्रामर ठीक नहीं है, वो फेल है बच्चा। एसे और प्रेसी में फेल है, ठीक है? दूसरे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपको जो है ना एक लिवरेज मिल जाती है, ग्रामर इग्नोर हो जाती है दूसरे सब्जेक्ट्स में। करंट अफेयर्स वाले, पाकिस्तान अफेयर्स वाले, इस्लामियात वाले जो चेक कर रहे होते हैं ना पेपर, उनकी अपनी ग्रामर अच्छी नहीं होती, वो चल जाती है, ठीक है? बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप कहो कि यहाँ पर ऐसे प्रेसी में आपकी ग्रामर इग्नोर हो जाए या ग्रामर देखी जाएगी या नहीं, तो ग्रामर पहले, उसके बाद में दूसरी चीजें हैं, ठीक है? अभी रिसेंटली मैं आपको बल्कि बताता हूँ, बल्कि जब क्लास की रिकॉर्डिंग खत्म करेंगे, देन आई विल टेल यू समथिंग एंड देन आई विल शेयर माय चेक्ड आउटलाइन एज़ वेल, ठीक है? तो यू विल गेट टू नो अबाउट दैट एज़ वेल। जी, और कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स? आप में से किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, अदरवाइज हम टाइप्स ऑफ एसेस पर चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन आपका है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई एम टेकिंग अ पॉज ऑफ अबाउट 5 सेकंड्स, यू कैन रेज योर हैंड एंड आई विल एड्रेस योर क्वेश्चंस। अगर नहीं है तो देन वी विल मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ एसे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्रैक करना, और जिसे टाइप ऑफ एसे की समझ आ गई ना, वो बंदा पार लग जाएगा। तो टाइप ऑफ एसेस को जरा समझना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां पर देखें जी, तो लेट मी शेयर द टाइप ऑफ एसेस विद यू। अच्छा स्टूडेंट्स, सीएसएस में जो आपके एसेज आते हैं ना, ठीक है, वो सर्टेन टाइप्स ऑफ एसेज होते हैं, ठीक है? अब इसमें मेजॉरिटी में जो एसेज आते हैं, वो एक होता है जी आपका डिस्क्रिप्टिव एसे, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव एसे के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर सारी कैरेक्टरिस्टिक और चीजें मैंने लिखी हुई हैं, वी विल डिस्कस देम एज वेल। फिर आता है जी आपका एक नैरेटिव एसे होता है, ठीक है? नैरेटिव एसे को भी हम डिस्कस करेंगे। राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू। फिर आता है जी परसुएसिव एसे। परसुएसिव एसे भी मेरे सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने एसे की क्लासेस ली हैं, दे ऑल नो व्हाट इज परसुएसिव एसे। देन परसुएसिव एसे के बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एसे होता है जी एक्सपोजिटरी एसे, ठीक है? एक्सपोजिटरी एसे क्या होता है, उसके की फीचर्स क्या है और पास पेपर में कौन-कौन से आए हुए हैं, कैसे इसे आइडेंटिफाई करना है, ये भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। फिर होता है जी एक एनालिटिकल एसे भी होता है, ठीक है? फिर वी विल डिस्कस कि एनालिटिकल एसे की रिक्वायरमेंट्स क्या है, आइडेंटिफाई कैसा करना है, ठीक है? और उसके बाद हम एंड में देखेंगे कि आपके एनालिटिकल एसे और डिफरेंट एसेज में आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं। तो एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव में क्या फर्क है, एनालिटिकल और एक्सपोजिटरी में क्या फर्क है, और ये तमाम इस तरह से चीजें हम देखेंगे। एनालिटिकल और आर्गुमेंटेटिव में क्या फर्क है, फिर हम देखेंगे, अच्छा नॉट टू इंक्लूड दिस, इसे जरा एक्सक्लूड कर दें, एनालिटिकल नहीं। फिर हम देखेंगे कि हाउ टू राइट एन एसे, एक एसे को कैसे लिखा जा सकता है, कौन कौन सी चीजें आपने माइंड में रखनी है, ये जी आपको मैं रोड मैप आज हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखें तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एसे जो टाइप आती है आपके
पेपर में, दैट इज डिस्क्रिप्टिव एसे। अच्छा, अब डिस्क्रिप्टिव एसे में क्या होता है स्टूडेंट्स कि डिस्क्रिप्टिव एसे में जो सबसे पहले आपकी डिमांड होती है ना एग्जामिनर की, वो ये होती है कि आप एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दें या डिस्क्राइब करें किसी भी टॉपिक को, किसी भी इवेंट को या किसी भी कॉन्सेप्ट को, कोई भी चीज यानी जो पूछी गई है, आपने उसे क्या करना होता है, कोई भी इवेंट हो गया लेट्स जस्ट से, तो आपने उसे क्या करना है, बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना है और डिफाइन करना है। इसके की फीचर्स अगर आप देखें तो आपको जब भी डिस्क्रिप्टिव ऐसे आ जाए तो आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन फिर करनी होती है। फॉर एग्जांपल आ जाता है जी द इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 लेट्स जस्ट से, तो आपको यहां पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करनी है कि डी डे क्या था, ठीक है, और 6 जून वाला क्या डे था और ये तमाम मामलात क्या हुए, सारे आपको यहां पर डिस्कस करने पड़ेंगे, डिटेल डिस्क्रिप्शन करनी है। फिर आपकी यहां पर जो टोन होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव टोन होनी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, दो तरीके के आपकी जो है ना जो है आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एक आपका होता है जी सब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है, एक आपका होता है जी ऑब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट। अच्छा, अब व्हाट इज सब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट, वो भी देख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक होता है जी ऑब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट, सब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। सब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट वो होता है जो कि आप अपना एसे का यानी बॉडी पैराग्राफ वगैरह लिख रहे होते हैं, दिस इज नॉन एज सब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ये चेंज होता है। हो सकता है रुताबा इसे किसी और तरीके से लिखें, हो सकता है रजा अली किसी और तरीके से लिखें, हो सकता है सुलेमान अजीम साहब किसी और तरीके से लिखें, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव है कि चेंज होता रहता है। बट ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, एक होता है जी आपके ऑब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट। ऑब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट से मुराद है कि जो आप कोटेशंस ऐड करते हैं, जो आप रिपोर्ट्स ऐड करते हैं, जो आप एग्जांपल्स ऐड करते हैं, जो आपकी केस स्टडीज होती हैं, दे ऑल आर नोन एज ऑब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट। अब यहां पर जो रिक्वायरमेंट होती है डिस्क्रिप्टिव ऐसे की कि आपने जरा ऑब्जेक्टिव टोन रखनी है, यानी न्यूट्रल रहना है, किसी की तरफदारी नहीं करनी और फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करने हैं। एग्जांपल पहले मैं आपको जरा इसकी दिखा देता हूं आपको, ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब देखिए एनर्जी क्राइसिस आया है 2019 में, ठीक है, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, ग्लोबल वार्मिंग। अब यहां पर आपने क्या करना है कि इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करना है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान को। अब आप सबने मुझसे करंट अफेयर्स में जिन्होंने एनर्जी क्राइसिस पढ़ा हुआ है, अब आप इसे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। रजा, कर लोगे एनर्जी क्राइसिस को एक्सप्लेन? टेल मी जरा, मुझे बताइएगा। असद, अनस बल्कि असद ने तो नहीं भी पढ़ा होगा, अनस, फाइका, जी बताएं सर, जरा। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्सप्लेन कर लेंगे एनर्जी क्राइसिस को। अब आपने क्या करना है, देखें, अब ये आपका एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, आपने यहाँ पर क्या करना है कि इसे एक्सप्लेन करना है और यहाँ पर न्यूट्रल रहना है। यहाँ पर आपने ये नहीं कहना जी हमारी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया, बेड़ा गर्क हो गया। नो, यू हैव टू स्टे न्यूट्रल एंड आपने यहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर प्रोवाइड करने हैं, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी है। जैसे आईपीपीज के लिए आपको पता है आईपीपीज का क्या मामला है, अब सबको यह पता है। आईपीपीज को आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है, कि कैपेसिटी पेमेंट्स हो रही हैं, हमारे कंजम्पशन चार्जेस ये हैं। सो दिस इज गोइंग टू you're describing everything and while describing you are providing objective argument, यानी फैक्ट एंड फिगर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज नोन एज ऑब्जेक्टिव टोन, यानी आपके डिस्क्रिप्टिव ऐसे में ऑब्जेक्टिव टोन रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। फिर क्लैरिटी आपको पता ही है, और यहाँ पर आपने आर्ग्यूमेंट्स नहीं देने हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर कोई भी किसी की भी आर्ग्यूमेंट से मुराद होता है कि आप साइड देखें, आपकी तरफ एक तरफ है जी पीटीआई, एक तरफ है जी नून लीग, ठीक है, पीएमएल। अब आप किसी के हक में भी जब आर्ग्यूमेंट करेंगे तो या तो आप इसकी तरफ होंगे या इसकी तरफ होंगे, ऐसा ही है ना। तो आर्ग्यूमेंट हमेशा याद रखिएगा किसी के हक में किए जाते हैं, किसी की तरफदारी। अब यहाँ पर आपने किसी की तरफदारी नहीं करनी, आपके लिए सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि आप एक चीज जो आपसे पूछी गई है ना उसे एक्सप्लेन करें और एक्सप्लेन करने के बाद कहें जी ये बात है, दिस इज इनफ, ठीक है। सो इस चीज को कहते हैं, इस ऐसे को कहते हैं जी आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे। समझ आ रही है आपको बात की? टेल मी स्टूडेंट्स, क्या आपने डिस्क्रिप्टिव एसेस में सिर्फ अभी ये नहीं बताया कि इसे हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है, अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि यहाँ पर आपने इस एसे में डिस्क्राइब करना होता है चीजों को और फैक्ट्स एंड फिगर्स को ऐड करना होता है ऑब्जेक्टिव टोन के साथ। जी किंजा, रुताबा, असद, अली अब्बास, समझ आ रही है? जी सर, आ रही है समझ। ठीक हो गया, बड़ी मेहनत आपके ऊपर कर रहा हूं, आपका ऐसे पास होना चाहिए। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि इसे आइडेंटिफाई कैसे करें, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ ऐसे। स्टूडेंट्स, अब इसमें ना आपका ओपिनियन नहीं पूछा जाएगा, ना एनालिसिस पूछा जाएगा, ना आर्ग्यूमेंटेशन पूछी जाएगी, लेकिन आपसे पता है कैसे पूछा जा सकता है? देखिए आपके ऐसे में जब कभी हो ना, डिस्क्राइब, एलेबोरेट,
एक्सप्लेन या आउटलाइन। अब ये मैं सिर्फ आपको ऐसे सीएसएस के बारे में नहीं बता रहा, मैं आपको ये पूरा इंटरनेशनल जो है ना आपका एक फ्रेमवर्क उसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि सीएसएस में तो हो सकता है इनमें से एक दो वर्ड्स चले आ जाए, डिस्क्राइब आ जाए या एलेबोरेट आ जाए, बट ऑन दी अदर हैंड जो इंटरनेशनल लेवल के एसेस होते हैं ना, आप यूपीएससी के देख लें या आप डिफरेंट जो ब्यूरोक्रेसी के एग्जाम्स हैं इंटरनेशनल लेवल के, उसमें देखें तो उसमें ये वर्ड्स यूज होते हैं। इवन आपको पता है यूपीएससी में तो इल्यूमिनाटी पर भी क्वेश्चन आया हुआ है एक दफा, तो बड़ा उधर मजे का सिस्टम होता है। तो जब भी आपके ऐसे में ऐसे कुछ टर्म्स यूज कीवर्ड्स किए जा रहे होंगे ना, इन्हें कहा जाता है कीवर्ड्स, तो इसका मतलब है समझ जाइएगा कि ये आपके डिस्क्रिप्टिव एसेज हैं। अब यहाँ पर देखें एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। अब मुझे आपने एक बात बतानी है, क्या यहाँ पर आपसे पूछा गया है जी इम्पैक्ट्स क्या हैं, क्या यहाँ पर आपसे पूछा गया है सॉल्यूशंस क्या हैं, क्या यहाँ पर आपसे पूछा है वे फॉरवर्ड क्या है, क्या यहाँ पर कोई और चीज आपसे पूछी है? टेल मी, मुझे बताइएगा, क्या कोई चीज आपसे यहाँ पर पूछी जा नो रही है कि सर। एनर्जी क्राइसिस के इम्पैक्ट से कुछ बताएं? नहीं पूछी जा रही, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये ओपन एंडेड है, आप इसे जैसे मर्जी डिफाइन करें। डिफाइन करने के बाद ठीक है, आप इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं कि एनर्जी क्राइसिस के पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, एनर्जी क्राइसिस के आपके जेंडर एम्पावरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, समथिंग लाइक दैट, किसी भी डोमेन में आप इसे खींच सकते हैं, ठीक है। सो याद रखिएगा एनर्जी क्राइसिस, ये देखिए डिस्क्रिप्टिव एसेज ना मोस्टली ओपन एंडेड भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे, चलो मैं आपको बड़ी लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूं। माजेब किधर है? माजेब, आर यू इन द क्लास? माजेब किधर है जी? अच्छा माजेब, मुझे आपने बताना है, क्यों नहीं दे सकते, बिल्कुल आपने देने हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम आपने वे फॉरवर्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है, लेकिन वे फॉरवर्ड के अलावा आप कोई और हजार चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा माजेब मुझे बताइएगा, चले आप भी मुझे बताएं, पाथवे टुवर्ड्स पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। अब ये जो ऐसे है, क्या ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है? क्या आपने बताना है कि पाथवे किस तरह से आ सकते हैं? सिंपल सिंपल आपने इसे डिस्क्राइब कर देना है। टेल मी, अब पॉइंट समझ आ रहे हैं चीजों के? ठीक है, रजा पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं आपको? गुलाम रसूल लेट मी नो, समझ आ रही है बातों की? गुलाम रसूल कहां से पढ़े हुए हो आप? कहां से पढ़े हुए हो आप? अच्छा मुझे बताइएगा। सर अच्छा इंटीरियर सिंध गवर्नमेंट सेक्टर से ही पढ़े हैं, बस वो 14 इयर्स एजुकेशन की है, बस फिर नहीं नहीं, अचानक सीएसएस की तैयारी, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सीएसएस। जी आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सीएसएस। ये सीएसएस की तैयारी कहां से कर रहे हो? सर सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, यूट्यूब वगैरह ये वो, और ऐसे के लिए एक दो सीएसपी ज्वाइन किए थे मैंने। हाँ उन्होंने हाँ कुछ एडवर्टाइज इस तरह से की थी कि 15+ डिकोडिंग अच्छा ये वो भी, पैराग्राफ्स की मैक्सिमम इवैल्यूएशन, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ, चलें कोई मसला नहीं। अच्छा आगे देखिए तो स्टूडेंट्स द वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव आपका हमेशा ही ओपन एंडेड होगा। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर इसने क्लोज कर दिया कि सिर्फ इंप्लीकेशंस भी आपने बतानी, इंप्लीकेशंस और वे फॉरवर्ड, समझ रहे हैं बात को? अब यहाँ पर आप वाटर क्राइसिस को पहले डिस्क्राइब करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद आपने इसके इंप्लीकेशंस और फिर वे फॉरवर्ड। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है आपने सिर्फ रिजिड नहीं हो जाना, क्या आप कहें जी डिस्क्रिप्टिव ऐसे ओपन एंडेड होते हैं? नो, डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्लोज एंडेड भी होते हैं। पॉइंट अब मेरा समझ रहे हैं आप? जैसे आज 2024 का था जी पाथवे टुवर्ड्स पाकिस्तान, ये बड़ा ओपन एंडेड था, जहां मर्जी से घुमा लें, जो मर्जी आप प्रोस्पेरिटी दे दें, ठीक है, बट ऑन जेंडर प्रोस्पेरिटी आ सकती थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए तो वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान ये होता तो आप कहीं पर भी इसे लेकर जा सकते थे, बट यहाँ पर इन्होंने इम्प्लीकेशंस का जब वर्ड ऐड किया है तो इसका मतलब इन्होंने आपको बता दिया कि वी नीड इम्प्लीकेशंस। सो आपने इम्प्लीकेशंस को डिस्क्राइब करना है, इम्प्लीकेशंस को बताना है कि क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। सो पॉइंट यहां तक समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? लेट मी नो, जल्दी जल्दी जरा मुझे बताएं, कोई एम्बिग्विटी अगर ये ना बताएं कि यस सर समझ आ रहा है, एम्बिग्विटी है तो आप हैंड रेज अपना कर सकते हैं। आगे देखिए जी ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इंपैक्ट्स ऑन पाकिस्तान, डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेन करना है जी। द रोल ऑफ एजुकेशन इन द प्रोग्रेस ऑफ नेशन, डिस्क्राइब करना है जी, ठीक है। सो अब आपको यहां तक एक स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा, डिस्क्रिप्टिव ऐसे समझ आ रहा है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपने किसी भी इवेंट को, किसी भी फिनोमिना को, किसी भी एक इवेंट को या पर्सनालिटी को भी हो सकता है, आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और जब आपने डिस्क्राइब करना है तो आपने उसे फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड करने। अभी मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, अभी मैं जब आउटलाइन की और ऐसे की स्ट्रक्चर की बात करूंगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करूंगा, अभी नहीं, ठीक है। अभी जस्ट आपको चीजें बता रहा हूं कि ये जी आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, इन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हमने जो है ना एक कढ़ाई तैयार करनी। अच्छा आगे देखिए जी,
नेक्स्ट है आपका नैरेटिव ऐसे। अच्छा जी, नैरेटिव ऐसे में याद रखिएगा, नैरेटिव आपका जो वर्ड है वो नरेशन से निकला हुआ है और इससे मुराद है कि आपने ना एक स्टोरी को डिफाइन एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट रजा ये होती है कि आपने एक स्टोरी को एक्सप्लेन करना होता है या कोई भी इवेंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या होता है कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स भी शेयर कर सकते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्लॉट्स होते हैं। जैसे आपने देखा नहीं मूवीज में अक्सर वो एक पीछे आवाज नरेट कर रही होती है, फिर मैं इधर गया, फिर ये हो गया, समथिंग लाइक दैट। यानी आपको इस तरह से आपको ऐसे नरेट करना होता है। दीज एसेज आर नोन एज नैरेटिव एसेज। अब आप नैरेटिव एसेज की पहले एग्जांपल देखें तो यहाँ पर देखिए जी, ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है कि आप डिफरेंट एग्जांपल्स को नरेट करें, ठीक है। फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन भी आप दे सकते हैं, उसके कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपने एक इवेंट को नरेट करना है कि पाकिस्तान पहले 1947 में ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान कंबाइंड होते थे, पाकिस्तान ने बहुत सी ऐसी एट्रोसिटीज की ईस्ट पाकिस्तान के साथ, कि ईस्ट पाकिस्तान का दिल जो है खट्टा हो गया। इसी सिनेरियो में क्या हुआ कि यूएसएसआर और इंडिया के भी रिलेशंस बड़े अच्छे हो गए, साथ ही साथ इंडिया ने इंटरवेंशन कर दी, इंटरवेंशन की वजह से पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया। ये कॉजेज थे इसके, ये चीजें थी, ये मामलात हो रहे थे। अब यहाँ पर वे फॉरवर्ड आप ऐड नहीं करेंगे, सिंपल आप एक स्टोरी को नरेट कर रहे हैं। अब नरेट करने में ये थोड़ी आप बता सकते हैं कि अच्छा जी ये होना चाहिए था, या आप पाकिस्तान जाकर बांग्लादेश पर फतह कर ले, ये तो नहीं आप ऐड करेंगे। सो यहाँ पर आपने सिंपली एक स्टोरी को नरेट करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2019 में देखें, अ जर्नी फ्रॉम केओस टू पीस, ठीक है, कि लड़ाई से, झगड़े से, या ये सारी चीजों से किस तरह से एक जर्नी इंसान की पीस की तरफ चल रही है। अब ये एक मेटाफर है, ठीक है। सो आप मेटाफोरिकली इसे या लिटरली एक्सप्लेन करेंगे चीजों को, ठीक है, कि एक पीस जो एक जर्नी होती है फ्रॉम केओस टू पीस, यानी एक टोटल जो है एक क्लोज माइंडेडनेस से ओपन माइंडेडनेस तक की जर्नी कैसी होती है। फ्रॉम एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स टू पीस लविंग इंस्टिंक्ट्स, आपकी इंसान की जर्नी कैसे होती है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखें ये सारे के सारे कैसे हैं कि आपने नरेट करना है, कहानियों को बताना है। अच्छा, अब ये इतने ज्यादा खैर नहीं आते होते, ठीक है। सो इतने ज्यादा नहीं आते होते, इस वजह से बस हमने से थोड़ा सा देखेंगे। इसके जो मेन फीचर्स क्या है, स्टोरी टेलिंग होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी आपके तरतीबवार चीजों को एक्सप्लेन करना होता है। ये नहीं पहले बता दीजिए 1971 में ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हुआ, फिर बताएं जी 1947 में तो इकट्ठा था। नो, आपकी एक तरतीब चलनी चाहिए कि 1947 में इकट्ठे थे, फिर सेपरेट होनी चाहिए, ठीक है। लिटरेरी और नैरेटिव में क्या फर्क है? नैरेटिव में आप स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे स्टोरी जो भी इवेंट हुआ है ना, एज इट इज उसे आपने एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन लिटरेरी में आप क्या होते हैं कि लाइफ के फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड करते हैं, यानी लाइफ की जो सच्चाइयां आप कह सकते हैं, या लाइफ के कुछ ऐसे तजर्बात होते हैं, आप वो ऐड करते हैं, ठीक है। आप लिटरेरी में एक चीज को आप कह सकते हैं, मैं अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो आप एक एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। लिटर आपका जो नैरेटिव है वो एक कॉन्क्रीट रियलिटी को एक्सप्लेन करता है, यानी जो हो चुका है। अब आपको कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का पता होना चाहिए, ठीक है। सो आपका जो एक नैरेटिव ऐसे है वो आपकी कॉन्क्रीट रियलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। कॉन्क्रीट उसे कहते हैं इंग्लिश में जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसे आपने देखा है। अब कॉन्क्रीट रियलिटी ही तो है कि फॉलो अप ढाका हुआ। ऑन द अदर हैंड आप लिटरेरी ऐसे में क्या करते हैं आशा, लिटरली ऐसे में आपने एब्स्ट्रैक्ट रियलिटीज को एक्सप्लेन करना होता है, स्पिरिचुअल रियलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। सो ये तमाम चीजें, जैसे हमने इस्लामियात में पढ़ा था कि इस्लाम इंसान की कॉन्शियसनेस अल्लाह की तरफ हो जाती है, इस तरीके की आपने चीजों को ऐड करना होता है, ठीक है। आगे जाकर लिटरेरी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे देख लें तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स है जी। परसुएसिव ऐसे क्या होता है? परसुएसिव ऐसे में आप देख लीजिएगा, परसुएसिव ऐसे में स्टूडेंट्स आपने जो राइटर होता है ना, ठीक है, उसे आप यानी रीडर को आपने परसुएड करना होता है अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग। परसुएसिव ऐसे स्टैंड्स फॉर परसुएशन, ठीक है। इसमें आपने एग्जामिनर को एक्चुअली मनाना होता है कि भाई साहब जो आप बात कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। और इस ऐसे में आपने क्या करना है कि आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, लॉजिकल फैक्ट्स प्रोवाइड करने होते हैं, एविडेंस, केस स्टडीज वगैरह प्रोवाइड आप करते हैं। याद है सुमैया और सादिया और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जब मैं आपको परसुएसिव ऐसे लिखवाता हूँ आउटलाइंस वगैरह, तो मैं आपको कहता हूँ केस स्टडीज आपने ऐड करनी है, मैनिफेस्टेशंस आपने ऐड करनी है। याद है आपको मैंने कहा कि आपने पूरा एक खाना ही उसका बना देना है कि मैनिफेस्टेशंस दैट that power comes in response to our need not to desire. Why? Because आपकी परसुएसिव ऐसे कि देखिए जो डिमांड ये है कि एविडेंस प्रोवाइड होने चाहिए। एक चीज है तो उसके लिए अब आपको समझ आ रही है why I intend on focusing a lot on persuasive as well as why I intend on focusing a lot on case studies in persuasive essay, ठीक है। और ये एक ऐसा ऐसे है स्टूडेंट्स जो बहुत दफा रिपीट हो रहा है, जो थीम जो है ना
काफी दफा रिपीट हो रही है। सो हम एक्सपोजिटरी, हम परसुएसिव, ठीक है, इन पर हम बहुत ज्यादा अपनी ग्रिप बनाएंगे कि ये कहीं से भी आ जाए, हमारे पास इसकी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा स्टूडेंट्स, परसुएसिव ऐसे में ना आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, एक्सपोजिटरी बता दूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा, जब सवाल पैदा होता है कि सर जी परसुएसिव को कैसे आइडेंटिफाई करें, बड़ा इजी है। परसुएसिव याद रखिएगा हमेशा, ये एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, इज डेमोक्रेसी एन ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब आपने यहाँ पर बताना है कि क्या डेमोक्रेसी जो है एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है या एक रुकावट है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज की डेवलपमेंट में या डेवलपिंग कंट्रीज की और फर्दर रिफॉर्म्स में। या तो आप यस करेंगे या आप नो करेंगे, जिसकी तरफ भी जाएंगे फिर आपने एग्जामिनर को बताना है कि भाई साहब ये कैसे है, ठीक है। आपने उसे परसुएड करना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने उसे इतना कंपेल कर देना है कि वो एग्री हो जाए, ठीक है। सो दिस इज नोन एज परसुएसिव ऐसे। अब यहाँ पर देख लें जी, कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, की क्या कैपिटलिज्म की वजह से ग्रोथ आ सकती है, 2019 का टॉपिक है। यहाँ पर आपने यस और नो बताना है, और यस और नो बता के सीधा आपने अपने टॉपिक की तरफ चढ़ जाना है। यस है तो वैसे केस स्टडीज देनी है और एक्सप्लेन करना है, नो है तो वैसे आपने पॉइंट्स को ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद ये देख लें, इज जेंडर इनइक्वालिटी अचीवेबल इन आवर सोसाइटी, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। फिर और सीपैक, इज इट अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, आप यस बताएंगे या नो बताएंगे, उसके बाद अपने टॉपिक्स की तरफ चढ़ पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका एक परसुएसिव है, किंजा वगैरह मुझे बताएं जरा, जो मेरे पुराने बैच के बच्चे हैं, समझ आ रही है? क्योंकि कुछ बच्चों को तो मैंने पहले भी ऐसे पढ़ाया हुआ है। किंजा, समन, रुताबा, मुझे बताएं जरा, जोया, जरार, मुआज, माजेब, किरण, जी किंजा, सर, आ खालिद, रही है समझ। सबको समझ आ रही है? ये अनस समझ आ रही है? असद, आयशा, फाइका, नकवी, समझ आ रही है चीजों की? अच्छा, सो इस तरीके से आपने परसुएसिव को देखना है। अभी सिर्फ अभी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। गुलाम रसूल, समझ आ रही है? टॉपिक की समझ आ रही है? इजी लग रहा है? मसला तो नहीं आ रहा कोई? अच्छा, अब परसुएसिव में क्या होता है कि आपने ना, रिक्वायरमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स, आपने क्लियर पोजीशन प्रोवाइड करनी है, या तो यस या नो, बात ही खत्म, ठीक है। उसके बाद आपने यस या नो जो भी स्टांस लिया उस पर आपने अपने आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करने, आपका आर्गुमेंटेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाद आपने एविडेंस का एक प्रॉपर एक पूरा एक हेडर बना देना है, ठीक है। केस स्टडीज हो गई या डिफरेंट चीजें, ये याद आपने करनी है, कल मैंने आपसे ये सुननी है ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद जी आपने क्या करना है, एंड इसका क्या करना है कि आपने इसका एक कॉल टू एक्शन पर एंड करना है। कॉल टू एक्शन से मुराद है रजा कि आपने इसे इस तरीके से सारे एसेस को आपने ऐसे पॉजिटिव नोट पर एंड करना है कि एग्जामिनर छलांगे मारे। आपने कंक्लूजन अपना इस तरीके से लिखना ताकि आप ना एग्जामिनर को एक ओवरव्यू दें कि भाई साहब मैं जो हूँ, कोई कल को सीएसपी बनने के लिए जो मैं जा रहा हूँ, मैं बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट वाला बंदा हूँ, नेगेटिव माइंडसेट वाला नहीं हूँ, ठीक है। सो मैं एक बड़ा डेवलपमेंटल थॉट्स रखता हूँ। सो वो डेवलपमेंटल थॉट्स जो है ना आपके रिफ्लेक्ट होने चाहिए आपके एसे में, आपके वे फॉरवर्ड्स तो यहाँ पर नहीं आएंगे, आपकी सिंपल कंक्लूजन में जो आपने चीजें लिखनी है ना, वो फिर मैं आपको इसका कंक्लूजन लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। सो ये जी आपका परसुएसिव ऐसे है। फिर आगे आ जाते हैं जी एक्सपोजिटरी ऐसे। एक्सपोजिटरी ऐसे बड़ा इजी होता है, आपने यहाँ पर इसे एक्सप्लेन करना होता है या क्लैरिफाई करना होता है जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना आपकी ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, वही कि आपने क्लियर और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी है, और कोई भी आपका पर्सनल ओपिनियन या आर्ग्यूमेंट यहाँ पर नजर नहीं आएगा। ये नहीं लिखना जी अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे नहीं लिखना। आपने अपना ओपिनियन रिफ्लेक्ट करना है, लेकिन वो एक तरीका है, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें जो बड़ी मैटर करती हैं। फिर आपकी लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो मैं आपको बता चुका हूँ, वही ग्लोबल वार्मिंग वाली एग्जांपल, फ्लड्स वाली, ठीक है। फिर आपकी न्यूट्रल टोन होनी चाहिए, किसी की तरफदारी नहीं करनी, न्यूट्रल आपने रहकर, क्योंकि आपसे सिर्फ पूछा गया कि कोई भी चीज अगर है तो वो कैसे है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखें तो क्लाइमेट चेंज, ठीक है, कॉज, इफेक्ट एंड रेमेडीज। अब मैं आपको ना सिंपल बताता हूँ कि एक्सपोजिटरी टॉपिक होता क्या है। स्टूडेंट्स, एक्सपोजिटरी टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, ऐसे का होता है, आपने उसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है। कि यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है कि हाउ टू आइडेंटिफाई एक्सपोजिटरी टॉपिक। अब यहाँ पर आपने इसे आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स कैसे करना है, जब भी आपको एक टॉपिक गिवन हो, ठीक है, और उस टॉपिक को सर्टेन डोमेन्स में हाईलाइट कर दिया जाए कि भाई साहब हमें ये टॉपिक है और इस टॉपिक में हमें सिर्फ आपने एग्जामिनर बोले ये चीजें बतानी है, तो दैट इज नोन एज एक्सपोजिटरी एसे। पॉइंट समझिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आप सिर्फ देखें तो 2020 में आया हुआ है क्लाइमेट चेंज, आगे जो भी है छोड़े अभी से, सिर्फ देखें जी क्लाइमेट चेंज। अब ये क्लाइमेट चेंज जो है, मुझे किंजा आपने बताना है, किंजा अब ये जो क्लाइमेट चेंज है आप इसे किसी भी डोमेन में लेकर जा सकते हैं, ऐसा ही है क्या? क्लाइमेट चेंज का आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट है, पॉलिटिक्स पर क्या इफेक्ट है, दूसरे नेशंस के साथ क्या इफेक्ट है, इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट है, गवर्नेंस पर क्या इफेक्ट है, सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। टेल मी, तो क्या ये ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है? टेल मी जी। रुताबा आप भी बताएं, असद
समन टेल मी क्विकली, किंजा, सर ये किरण। ओपन एंडेड है। हाँ, अब लेकिन क्या किया इन्होंने, कॉलन लगाए और कॉलन लगाकर आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, कि आपने इसके कॉजेस, इफेक्ट्स और रेमेडीज देने हैं, बस जी। अब इससे बाहर आपने एक वर्ड भी लिखा, यू विल बी इररिलेवेंट और वो आपको काट देगा, ठीक है। सो एक्सपोजिटरी ऐसे में क्या होता है कि एक टॉपिक आपको रजा डोमेन गिवन होता है, टॉपिक गिवन होता है सॉरी, और उस टॉपिक के सर्टेन डोमेन्स को ना हाईलाइट कर दिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज नॉन एज एक्सपोजिटरी टॉपिक। अब नेक्स्ट आप देखिए, यदि एक्सपोज करना है, ये एक टॉपिक है और इसके ये डोमेन्स को आपने एक्सपोज करना है, एक्सपोजिटरी से मुराद है। अब यहां पर देखिए वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान में, फिर से आपसे पूछता हूं, अब देखिएगा वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान जो है ये फिर से ओपन एंडेड है, मुझे बताइएगा रजा, टेल मी, क्या ये जो वाटर क्राइसिस है ये क्या ये ओपन एंडेड है? समन यू आल्सो क्विकली बताएं जरा मुझे। ओपन एंडेड है जी, सुमैया कह रही हैं, ओके जी, अच्छा जी, बिल्कुल ओपन एंडेड है। अच्छा, अब लेकिन हमने इसे क्लोज कैसे किया? यस, बिफोर कॉलन ओपन एंडेड है, लेकिन जैसे उन्होंने कह दिया जी कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज बताएं, आपको उन्होंने एक डब्बे में बंद कर दिया, चलें जी, कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज के अलावा आपने वे फॉरवर्ड एक्स्ट्रा बस आपके पास चांस है, उसके अलावा कुछ नहीं आपने और बताना। तो मेरी बात समझ रहे हैं? अब इसे आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जिसमें एक आपके पास टॉपिक गिवन हो और डोमेन्स को हाईलाइट कर दिया जाए, ये जी आपका पहचान होती है सबसे बड़ी एक्सपोजिटरी एसे की, ठीक है। जरा समझ आ रही है? मुझे बताओ जरा, लेट मी नो, जल्दी जल्दी जरा, समझ आ रही है चीजों की? ठीक है जी, ओके। अच्छा, तो ये जी आपके हो गया एक्सपोजिटरी एसे की एग्जांपल्स, ठीक है। ये नीचे लिखी हुई है कि कैसे आपने इसे करना है, ठीक है, ये बस इसे एक दफा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है जी आपका एनालिटिकल एसे। अच्छा, एनालिटिकल एसे में क्या होता है कि आपने क्या करना होता है, एक टॉपिक को ना या एक इश्यू को ब्रेक डाउन करना होता है, इवेंट्स को ब्रेक डाउन करना होता है, यानी ब्रेक डाउन हो सकता है जी आपका इशू, एक इवेंट, एक आइडिया, कोई लिटरेरी वर्क भी हो सकता है, जिसे एक आपके पास टॉपिक है, इसे आपने क्या करना है, एनालिसिस करके ब्रेक डाउन करना है इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। दिस इज नॉन एज एनालिटिकल एसे, यानी यहां से आपकी एनालिसिस पता चलती है कि एक टॉपिक को किस तरह से लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजा ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। सो ये आपने यहां पर बताना होता है। एग्जांपल की तरफ पहले चलते हैं। एग्जांपल देखिए जी, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इंपैक्ट्स ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। अब यहां पर आपने क्या करना है, नेशनलिज्म को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, इंपैक्ट्स ऑफ नेशनलिज्म को ब्रेक डाउन करना है। अच्छा, ये जो एनालिटिकल एसेज है ना, आपको मैं बताता हूं, ये मोस्टली जो है 20 to 30% कोइंसाइड करते हैं या सिमिलर होते हैं विद योर एक्सपोजिटरी, ठीक है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस एज वेल, ठीक है, वो आगे जाकर डिस्कस करते हैं। अब यहां पर देखें जी, इस डेमोक्रेसी अ बैरियर टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि डेमोक्रेसी को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, कि किस तरह से ये बैरियर है भी या नहीं, ठीक है। आगे देखिए जी, इस सोशल मीडिया अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, यू आर गोइंग टू ब्रेक डाउन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सोशल मीडिया, और फिर आप बताएंगे कि कैसे ये थ्रेट है या नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसके एक एग्जाम्पल और देता हूं, इस डेमोक्रेसी अ बैरियर टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या करना है कि डेमोक्रेसी को ब्रेक डाउन करना है। अच्छा जी, मेरे डेमोक्रेसी वाले स्टूडेंट्स आए जरा, पाकिस्तान अफेयर्स जिन्हें मैंने अभी अभी डेमोक्रेसी करवाई है, मुझे बताएं जी डेमोक्रेसी के मेजर जो टेनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं जी, बताएं जी, डेमोक्रेसी के मेजर टेनेंट्स कौन कौन से हैं? अनस, लेट्स स्टार्ट विद यू, बताएं जरा। अच्छा जी, जुडिशरी है, और मेजर फीचर्स की बात कर रहा हूं, समन, टेल मी, सुमैया, रजा, क्या है? ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है, राइट टू वोट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, यही है। अब आपने डेमोक्रेसी को ये देखिए ब्रेक किया, और अब आपने ये बताना है कि क्या ये सारे के सारे इंपैक्ट्स आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, अब आपने मुझे बताना है क्या ये सारे के सारे इंपैक्ट्स जो आप बता रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, जो भी है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह, क्या आर देयर एनी बैरियर्स, ठीक है, क्या ये बैरियर्स हैं टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? कोई नहीं बताएगा, जिसे मैं कहूंगा सिर्फ वो बताएगा, नोबडी इज गोइंग टू टेल मी। अच्छा, किधर गई जी माजेब, माजेब और किरण, आप मुझे बताएं, क्या ये जितने भी इन्होंने लिखे हैं जी, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्या ये बैरियर है इकोनॉमिक तरक्की में, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, या ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं? टेल मी जी। ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं।
ट्रिगरिंग फैक्टर्स है, यानी इनकी वजह से तरक्की। वेरी गुड जी, वेरी गुड। मेरी ये बात समझ रहे हैं? अब ये आपने इसे ब्रेक डाउन एनालिसिस किया ना, आपने डेमोक्रेसी का एनालिसिस किया, और इस टॉपिक को कहते हैं जी एनालिटिकल एसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? समझ आ रही है बात की? यहाँ पर देखें वही बात होगी, ऊपर देखिए मैंने हाईलाइट भी किया है, कंपैरिजन और कंट्रास्ट भी हो सकता है। आपने कंपैरिजन ही तो किया है कि ये जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं ये कौन कौन से हैं। समझ आ रही है? पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो ये तमाम चीजें जी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ, ठीक है? डिफरेंसेस अब आप देख लीजिएगा खुद ही, ठीक है? यू विल गेट टू नो अबाउट दैट। अच्छा, अब स्टूडेंट्स जो टॉपर बच्चे हैं ना, आप जितने मर्जी टॉपर उठा के देख लें, ऐसे में उनके 40 नंबर ही आते हैं, एंड देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट। आपको मैं चीजें बताने वाला हूं, वो जो आपको सेल्फ तैयारी करके नहीं पता चलेंगी, ठीक है? यू नीड समवन टू टेल यू दिस ऑल टाइप ऑफ स्टफ, और ये भी वो बताता है जिसका एक्सपीरियंस हो। अच्छा बच्चों, जितने भी टॉपर्स के आप डीएमसीज उठाकर देख लेना, 2023 के भी देख लें, 2024 के भी इस साल के जो होंगे वो भी, और 2022 के भी देख, जितने भी आपके टॉपर बच्चे हैं ना, उनके सिर्फ और सिर्फ ऐसे में 40 नंबर आते हैं, ठीक है? पासिंग नंबर ही 40 होते हैं। 40 से ज्यादा आपके बहुत मुश्किल है, दिए ही नहीं जाते आजकल, तो दिए ही नहीं जा रहे। अच्छा, अब उसमें पता है वजह क्या है? आपका जब कभी भी आप एक्सपोजिटरी, ठीक है, और परसुएसिव ऐसे अटेम्प्ट करेंगे ना, आपके 40 आएंगे, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं आने वाले आपके मार्क्स, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सीधे सीधे से ये ऐसे हैं, यस और नो में आपने जो जो रिक्वायर होता है, बस आपने वो आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं और फुलफिल करना होता है। आप एग्जामिनर जिसने जो पूछा है, आप एग्जामिनर की डिमांड फुलफिल करें, एग्जामिनर आपकी डिमांड फुलफिल करके 40 नंबर देके आपको पास कर देगा। यस, नॉट ओनली एक्सपोजिटरीज आर बट आल्सो परसुएसिव एज वेल, ठीक है? एक्सपोजिटरी और परसुएसिव, और मैं भी बच्चों का एम्फेसिस ज्यादा इस पर ही रखता हूं, ऑल्दो वी फोकस ऑन लिटरेरी एज वेल। अब से हम लिटरेरी भी फोकस करेंगे, बट एक्सपोजिटरी और परसुएसिव पर तो आपकी खासी ग्रिप बनानी है, ठीक है? अच्छा, अब आपने भी यही चीज रखनी है। देखिए एग्जामिनर्स आपके ऐसे में याद रखिए आपका पास होना ही जरूरी है, ठीक है? याद रखिएगा, ठीक है ना? रिस्क फ्री अप्रोच होनी चाहिए, बिल्कुल वही तो मैं बात करने लगा हूं आयशा, कि आपके टॉपर्स की भी यही अप्रोच होती है कि रिस्क नहीं वो लेते, ठीक है? आप अगर एनालिटिकल ऐसे करेंगे ना, या डिफरेंट टाइप्स जो मैंने आपको ऐसे की बताई है, नरेटिव कर दिए, उसके बाद आपने फिलोसॉफिकल ऐसे कर लिए, वहां पर ना फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप टॉपिक को सही से ब्रेक डाउन ना कर सके। आप देखिए ना, एनालिटिकल ऐसे इतने भी इजी नहीं है। ये तो मैंने आपको इजी ऐसे, क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास है, इजी ऐसे करके आपको मैंने समझा दिए। इतने इजी भी ऐसे नहीं आते होते, बड़े डिफिकल्ट आते हैं, ठीक है? सो अब इस सिनेरियो में स्टूडेंट्स आपकी भी यही अप्रोच रहेगी, प्रैक्टिस हम कोशिश करेंगे सबकी कर लें, लेकिन आपकी जो अप्रोच होगी वो ये कि यू ऑलवेज, अगर तो पेपर आ जाता है तो आपने एक्सपोजिटरी या एक्सपोजिटरी या परसुएसिव के साथ जाना है, ठीक है? क्योंकि ये सीधे सीधे से टॉपिक्स हैं, आपने एक्सप्लेन करना है, 40 नंबर लेकर पास करें, बाकी नंबर दूसरे सब्जेक्ट्स में खींचे। बाकी जीके में आपके नंबर खींचते हैं आप काफी ज्यादा। आई ऑब्टेन 209 इन जीके, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफ माय टाइम, ठीक है? उसके बाद आप देखें कि आप अपने ऑप्शंस में नंबर खींचेंगे, ठीक है? सो यहाँ पर आप नंबर खींच सकते हैं। इस्लामियात में आपको जैसे मैंने करवाई है, यू ऑल नो, सारे मेरे बच्चे बैठे हैं इस्लामियात वाले, आपके 100% अबव 60 तो आएंगे ही आएंगे। अच्छा, अब इस सिनेरियो में स्टूडेंट्स आपने भी यही अप्रोच रखनी है, ऐसे में पास हो, बाकी इधर उधर से नंबर खींचे, ठीक है? सो ये एक स्ट्रैटेजी टॉपर्स की भी होती है, वो भी परसुएसिव या एक्सपोजिटरी अटेम्प्ट करके 40 लेकर कहते हैं पास हो, और देन दूसरे सब्जेक्ट्स पर जाके नंबर खींचते हैं। तो दैट वाज ऑल जी फॉर टुडे, आई गेस आज के लिए इतना बड़ा है, और ऐसे का भी आपको एक ओवरव्यू बता दिया, टाइप्स बता दिए, जो मेरा लेक्चर प्लान के हिसाब से आपके साथ प्रॉमिस था, आई हैव अकम्प्लिश्ड दैट। नाउ आई जस्ट वांट अ रिप्लाई फ्रॉम यू गाइस। आप को समझ आ गया है? अगर आ गया है तो बी काइंड इनफ टू गिव मी अ यस रिप्लाई। अगर नहीं समझ आया तो लेट मी नो व्हाट आर योर एम्बिग्विटीज एंड व्हाट आर योर क्वेश्चंस, आई विल एड्रेस देम। ठीक है जी, ओके, सबको समझ आ गया? किरण क्लियर है? चलें जी, देन दैट इज इट फॉर टुडे, ठीक है जी।